चैप्टर 86। संजना ने देखा कि वैभव का चेहरा सख्त हो गया था और वो जरा भी हिला नहीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो उसकी बॉडी से उठ रही स्मेल से चिढ़ गया है। तो वो एक कदम पीछे हटी और बोली, रुको, मैं नहा लेती हूँ। फिर वो बाथरूम में घुसी, जल्दी से ठंडे पानी से खुद को साफ किया और बाहर आकर वैभव को सीधे बेडरूम में खींच लिया। त्रिशा थोड़ी देर घर में रुकी, फिर अचानक ध्यान आया कि संजना अब तक नहीं लौटी, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसने 11वीं मंजिल से लेकर 4थी मंजिल तक पूरा चक्कर लगाया, लेकिन संजना का कोई अतापता नहीं था। पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया कि कहीं यशवर्धन ने संजना को मार तो नहीं दिया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यशवर्धन ने ऐसा किया होता तो उसका भी डेड बॉडी कहीं न कहीं पड़ी मिलती। ये सोचकर उसमें थोड़ी उम्मीद जागी। शायद संजना कहीं छुपी हुई थी। उसे ढूंढना जरूरी था, वरना वो भी मुश्किल में पड़ सकती थी। घर पर अब कुछ बचा भी नहीं था, तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए त्रिशा सीधा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस की ओर निकल गई। आभा और वेदांत अपार्टमेंट में लौट आए थे, लेकिन वेदांत ने कपड़े बदले और तुरंत ही फिर निकल पड़ा। इस बार उसने आभा को बताया भी नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वेदांत ने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आभा को उसके मूव्स का अंदाजा नहीं था। भले ही बिल्डिंग के लोग वेदांत को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन लीडर आभा ही थी, खासतौर पर प्रतीक, जो सिर्फ उसी की सुनता था। जैसे ही वेदांत बिल्डिंग से बाहर निकला, प्रतीक ने आभा को कॉल कर बता दिया कि वो कहाँ गया है। आभा ने बस जवाब दिया, ठीक है, तैयार हो जाओ, 2-3 दिन में फिर बाहर जाना है। प्रतीक की आंखें चमक उठीं। चलो ठीक है, मैं टीम रेडी करता हूँ। नहीं, आभा ने जवाब दिया, इस बार सिर्फ हम दोनों जाएंगे। क्या? प्रतीक हैरान रह गया। अगर खाने पीने का सामान लाना होता तो सिर्फ 2 लोग काफी नहीं होते। लेकिन आभा ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और कॉल कट कर दी। वेदांत करीब 1 घंटे बाद वापस आया। प्रतीक ने इसकी भी रिपोर्ट आभा को दे दी, लेकिन आभा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वेदांत के पर्सनल मैटर्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। वो तो लिविंग रूम में कुकू के साथ खेल रही थी जब वेदांत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वेदांत बोला, कल फ्री हो? बाहर चलोगी? आभा ने आईब्रो उठाया। मैं और तुम? वेदांत ने सिर हिलाया। क्यों? वेपन्स लेने चलना है। आभा पहले से ही वेपन्स ढूंढने की सोच रही थी, लेकिन इस प्लान में वेदांत को इन्वॉल्व करने का कोई इरादा नहीं था। पर अब जब वेदांत खुद ऑफर लेकर आया था तो उसे मना करने का कोई कारण नहीं दिखा। जिंदा रहने के लिए वेपन्स होना बहुत जरूरी था, इसलिए उसने वेदांत से ये नहीं पूछा कि उसे हथियार कहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आभा के पास ऐसी कोई जगह होती तो वो भी किसी को नहीं बताती। ठीक वेदांत की तरह वो भी शायद किसी को 1-2 गन शेयर कर देती, लेकिन असली सोर्स छुपा लेती। अगर उसे ऐसा कोई स्टैश मिलता तो सेकंड के अंदर ही वो सारा सामान अपनी स्पेस में स्टोर कर लेती। जैसे ही वेदांत वापस जाने लगा, आभा ने पूछा, मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? वेदांत ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि हम एलाइज हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ज़ॉम्बी से लड़ने में। अगले दिन प्रतीक आभा के साथ जाने को पूरी तरह तैयार था, लेकिन आभा ने उसे वहीं रहने को कहा। मैं वेदांत के साथ जा रही हूँ, तुम बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 का ध्यान रखो। जब तक हम वापस न आए ये जगह तुम्हारे जिम्मे है। प्रतीक को कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि आभा को उस पर भरोसा है। जब आभा बाहर निकली तो कुकू उसके पीछे पीछे चल पड़ा, तो उसने उसे भी साथ ले लिया। कटारा कम्युनिटी से बाहर निकलने के बाद वेदांत उसे पास की वानलोंग टावर की सीधा टॉप फ्लोर पर लेकर गया। आभा को पहले समझ नहीं आया कि वो उसे टॉप फ्लोर पर क्यों लाया है, लेकिन फिर उसने देखा कि वेदांत किसी भारी भरकम दरवाजे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वानलोंग टावर वेदांत के परिवार की प्रॉपर्टी थी। नीचे के 2 फ्लोर वेदांत के पर्सनल यूज के लिए थे, तो आभा ने सोचा था कि शायद ये टॉप फ्लोर भी उसका ही होगा। कभी उसने टॉप फ्लोर एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो छोड़ दिया था। अब वेदांत इसे इतनी आसानी से खोल रहा था। उसका दिमाग तुरंत क्लिक किया। तुम वेदांत के फैमिली मेंबर हो? वेदांत ने चलते चलते जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर आभा की गॉसिप साइड एक्टिव हो गई। तो फिर वेदांत से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वेदांत की उम्र देखते हुए लेट 20s या अर्ली 30s वो वेदांत का भाई हो सकता था, लेकिन त्रिशा ने तो कभी नहीं बताया था कि वेदांत का कोई बड़ा भाई है। कभी कभी रिच फैमिली के रिलेशनशिप डायनामिक्स उलझे होते हैं, शायद वो अंकल हो। नामुमकिन नहीं था। वेदांत ने पलटकर पूछा, तुम वेदांत को जानती हो? आभा ने जवाब दिया, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वेदांत ने इस स्टेटमेंट को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, जैसे आभा को वेदांत पर क्रश था, लेकिन वेदांत ने उसे नोटिस तक नहीं किया। और वेदांत के नेचर को देखते हुए ये पॉसिबल था। तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है, वेदांत ने अचानक कहा। आभा ने उसका डबल मीनिंग पकड़ लिया। ये सिर्फ वेदांत के बारे में नहीं था, बल्कि वैभव को लेकर भी था।
वैभव ने जो अफवाहें फैलाई थीं, वो वेदांत तक भी पहुंच चुकी थी। पहले था, आभा ने ईमानदारी से जवाब दिया, वरना वैभव जैसे इंसान पर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ देर बाद वेदांत ने एक और दरवाजा खोला। अंदर एक मिलिट्री ग्रेड अनिमॉग खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसी आभा ने वेदांत के मॉल से छीनी थी। वेदांत ने कार बाहर निकाली और आभा ने तुरंत पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। इस बार वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि सच में इस राइड को एंजॉय करने वाली थी। बेल्ट बांध लो और मजे लो, वेदांत ने कहा। आभा ने अभी सीट बेल्ट लगाई ही थी कि अचानक सामने एक खड़ी पतली मेटल की रैंप उभर आई। गाड़ी झुकी और सीधे नीचे फिसलने लगी। उसे लगा जैसे किसी रोलर कोस्टर पर बैठी हो। अंदर से हल्का सा चीखने का मन हुआ, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। खुद को कंट्रोल में रखा। गाड़ी जैसे ही स्टेबल हुई, वेदांत ने सीधे एक्सीलेटर दबा दिया और पूरी स्पीड में एक खास डायरेक्शन में बढ़ गया। तुम प्री अपोकैलिप्स में जरूर सिंगल रहते, आभा ने ड्राइविंग सीट पर बैठे वेदांत को देखते हुए सोचा। वेदांत को देखकर साफ लग रहा था कि उसके लिए पास में बैठी लड़की से ज्यादा ड्राइविंग मायने रखती थी। लेकिन आभा कोई सॉफ्ट गर्ल नहीं थी, उसे फर्क भी नहीं पड़ा। वेदांश और मैं भाई हैं, सेम फादर डिफरेंट मदर। आभा ने सोचा था कि वेदांत उसके सवाल को इग्नोर करेगा, लेकिन जवाब मिलते ही उसकी गॉसिपिंग वाली फीलिंग खत्म हो गई। बस एक ओ बोलकर उसने बात वहीं खत्म कर दी। फिर उसने अपनी और वेदांश की कनेक्शन स्टोरी क्लियर की। मैं वेदांश को पर्सनली नहीं जानती। मेरी सौतेली माँ त्रिशा और बहन संजना हमेशा उसी का नाम लेती रहती थी। संजना उससे शादी करने के लिए इतनी ऑब्सेस्ड थी कि उसके बारे में सब जानती थी। मैंने बस उनके बीच की बातों से थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर ली थी। इसके बाद दोनों ने अपने फैमिली टॉपिक पर कुछ नहीं कहा। वेदांत गाड़ी को शहर के आउटर साइड एक अनजान रास्ते पर ले जा रहा था, ऐसा रास्ता जो आभा ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कौन सी जगह है? आर्मरी। ये रोड मिलिट्री डिवीजन की है, वेदांत ने एक्सप्लेन किया। मतलब वेदांत सच में उसे वेपन स्टैश तक लेकर आया था। आभा के दिमाग में एक झटके में सवाल कौन था? इतनी इंपॉर्टेंट आर्मरी में पहले लोग पोस्टेड होंगे ना? अगर ये पहले भी गार्डेड थी तो शायद अभी भी खाली न हो। वेदांत ने सीट के नीचे से एक गन निकाली और आभा की तरफ बढ़ाई। फिर खुद के लिए भी एक निकाल ली। थे, लेकिन ज्यादा नहीं। शायद अब तक जॉम्बी में बदल चुके होंगे। गन लेते ही आभा ने एक नजर मारी, सेम मॉडल जो वेदांत ने पिछली बार उसे दिया था। वेदांत ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और आभा भी उसके साथ निकली। फिर उसने कुकू को बाहर निकाला। कुकू सीधे दौड़ पड़ा। लग रहा था ये जगह उसके लिए नई नहीं थी। कुछ 100 मीटर भागकर वो एक पॉइंट पर रुका और पीछे मुड़कर आभा की ओर देखा। जैसे ही वेदांत और आभा वहां पहुंचे, वो फिर आगे बढ़ गया। तुम कुकू को अपने पिछले ट्रिप्स में यहाँ नहीं लाए थे, राइट? यही जगह है, वेदांत ने कंफर्म किया। मतलब तभी ये हर बार काले कोयले से सना हुआ वापस आता था, आभा ने अंदाजा लगाया। थोड़ी दूर आगे जाकर कुकू एक बड़े कन्वेयर बेल्ट के सामने रुक गया। ये माइनिंग बेल्ट जैसा लग रहा है, आभा ने कहा। क्योंकि यही है, वेदांत ने जवाब दिया। ये सीक्रेट आर्मरी है जो कोल माइन के कवर में छुपी थी। वेदांत ने बेल्ट के नीचे एक डोर खोला और आभा की तरफ देखा। चलो अंदर। जैसे ही वे अंदर घुसे, चारों तरफ घना अंधेरा था। वेदांत पहले से तैयार था। उसने पॉकेट से फ्लैशलाइट निकाली और ऑन कर दी। सीढ़ियां नीचे जाती दिखी, बिल्कुल कोयले से सनी हुई। कुकू सबसे आगे था, रुक रुक कर चेक कर रहा था। रास्ते में चलते हुए आभा ने एक सवाल दागा, ऐसी सीक्रेट आर्मरी की इंफो तो किसी नॉर्मल बंदे के पास नहीं होती। तुम पहले मिलिट्री में थे? कुछ, वेदांत ने जवाब दिया। अब बात क्लियर थी। वेदांत की पर्सनैलिटी, कॉम्बैट स्किल्स और मार्क्समैनशिप का रीजन यही था। वो लोग लंबर मिल में जिन लुटेरों से टकराए थे, उन्होंने कहा था कि मिलिट्री ने शहर सील होने से पहले ही हाथ खींच लिए थे। अब लग रहा था उनमें से कुछ शायद पहले आर्मी में रहे होंगे। लेकिन वेदांत का लेवल उनसे काफी ऊपर था। अगर वो इस आर्मरी के बारे में जानते तो जुगाड़ू नकली गनों से काम नहीं चला रहे होते। तभी कुकू ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आभा और वेदांत ने तुरंत गन उठा ली। उनकी बॉडी टेंस हो गई। फ्लैशलाइट की रोशनी में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुकू की बेचैनी साफ बता रही थी कुछ आ रहा था। कुकू वापस आओ, आभा ने आवाज दी। कुकू झट से लौटकर उसके पास आ गया। उसकी बॉडी अलर्ट मोड में थी, गुर्राहट गहरी हो गई थी और आंखें सामने टिकी थी। कुछ कदम बाद एक ज़ॉम्बी सामने आया। फ्लैशलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, गंदा मैला चेहरा जिसकी लाल आंखें और सफेद दांत ही दिख रहे थे। इससे पहले कि आभा या वेदांत शूट कर पाते, कुकू हवा में उछला और सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर अटैक कर दिया। शिट, आभा एक सेकंड के लिए चौंक गई। अगर उसका ट्रिगर जल्दी दब जाता तो गलती से कुकू को ही शूट कर देती। कुकू ऐसे छोटे ज़ॉम्बी हैंडल कर सकता है, वेदांत ने कहा। और सच में कुछ सेकंड्स में ही कुकू ने ज़ॉम्बी की खोपड़ी चीर दी। गंदा काला खून उसके चेहरे पर गिरा और बॉडी नीचे ढेर हो गई। लेकिन आभा को झटका लगा, ज़ॉम्बी का खून टॉक्सिक था। अगर कुकू को इन्फेक्शन हो गया तो
क्या कुकू ठीक रहेगा? हाँ, उसे बचपन में वैक्सीन दी गई थी, हर तरह के वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। वेदांत ने कूल अंदाज में जवाब दिया। न्यूक्लियर वायरस से भी? हाँ। बस एक हाँ ने आभा के दिमाग में और सवाल भर दिए। अगर ये वायरस अचानक फैला था तो पहले से इसकी वैक्सीन कैसे बनी थी? जो स्पेशल मेडिसिन उसने खरीदी थी वो भी फर्स्ट वेव वायरस के लिए बनाई गई थी, लेकिन हर म्यूटेशन पर असर कर रही थी। क्या इन साइंटिस्ट्स को पहले से पता था कि वायरस कैसे बदलेगा? कुछ तो बहुत बड़ा गेम खेला गया था। चैप्टर 87। सावधान। बस 2 सेकंड के लिए आभा का दिमाग भटका और अंधेरे से अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसने तुरंत बंदूक उठाई, फायर करने ही वाली थी कि वेदांत ने उससे पहले ट्रिगर दबा दिया और ज़ॉम्बी ज़मीन पर ढेर हो गया। थैंक यू। वेदांत ने टॉर्च की लाइट का साइज डबल कर दिया और चारों तरफ घुमाने लगा। ध्यान दो, ये जगह भूल भुलैया जैसी है, किसी भी मोड़ पर ज़ॉम्बी आ सकते हैं। आभा ने कोई जवाब नहीं दिया, खुद को कोसने लगी। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी ध्यान भटक गया, इसका मतलब वापस जाकर मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पहले 2 ज़ॉम्बी के बाद वो बिना किसी रुकावट के कोल माइनिंग लेवल तक पहुंच गए। फिर भी आभा ने गार्ड डाउन नहीं किया। अगर हर तरफ कोयले की सिलेटें न दिख रही होती तो वो यकीनन सोचती कि ये सतह पर बनी कोई जगह है। चौड़ी खुली सड़कें, दोनों तरफ खड़े बड़े बड़े ट्रक। एक तरफ कोयले से लदे ट्रक थे जो शायद बाहर भेजने के लिए तैयार थे, दूसरी तरफ खाली ट्रक खड़े थे जिनमें शायद कोयला भरा जाना था। आभा हमेशा से तेल और कोयले जैसी चीजें इकट्ठा करना चाहती थी। पिछली बार उसे कुछ टन पेट्रोल मिला था लेकिन कोयला नहीं, और अब उसके सामने इतनी बड़ी मात्रा में कोयला पड़ा था, उसे बस बढ़कर लेना था, पर वो नहीं ले सकती थी। उसने मुश्किल से नजरें हटाईं, लेकिन दिमाग में पहले से प्लानिंग चल रही थी कि कैसे वेदांत को चकमा देकर थोड़ा कोयला अपने स्पेस में स्टोर कर ले। ये वाला कोयला रॉ मटेरियल है, वेदांत ने कहा। घरों में यूज के लिए बाहर भेजा जाता है, और आगे रिफाइंड कोल है, वो पब्लिक को नहीं मिलता। 90% हथियारों के प्रोडक्शन में यूज होता है। हथियारों को कोयले की क्या जरूरत? आभा ने पूछा। वेदांत ने एक नजर उसकी तरफ डाली। हथियारों को आयरन चाहिए, तो इन गन्स के लिए आयरन भी यहीं तैयार होता है। ये सीक्रेट आर्मरी है, ज्यादा बाहर से मटेरियल खरीदा तो शक होगा। आभा हल्का मुस्कुराई। तुम्हारे मिलिट्री लीडर्स बड़े जिगर वाले थे। छुपकर हथियार बनाना? पुराने जमाने में तो इसे सीधे बगावत मान लिया जाता। थोड़ी देर और चलने के बाद वो लोग एक बड़े गोदाम के सामने पहुंचे। गोदाम की लॉकिंग मैकेनिज्म थोड़ी अलग थी, आभा ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वेदांत ने सीधे कीहोल पर गोली दाग दी। लॉक बीप करने लगा और कुछ सेकंड बाद क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर हथियारों का जखीरा दिखाई दिया। यहीं रुको, वेदांत ने कहा। मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ। आभा ने सिर हिलाया। जैसे ही वेदांत बाहर निकला, वो जल्दी से एक कोने में पहुंची और कुछ बॉक्स अपने स्पेस में स्टोर कर लिए। अब उसके स्पेस में इतनी जगह थी कि पूरा गोदाम समा सकता था, लेकिन फिलहाल उसे लो प्रोफाइल रहना था। वेदांत थोड़ी देर बाद वापस आया, कोयला ढोने वाले बड़े ट्रक में। एक ट्रिप में पूरा गोदाम ले जा सकते हैं, बशर्ते सामान लोड कर सके। आभा को तुरंत समझ आया कि ट्रक दूर क्यों खड़ा किया गया था, और जैसे उसने अंदाजा लगाया था, वेदांत फिर से गायब हुआ और इस बार एक फोर्कलिफ्ट लेकर लौटा। अब हथियारों के भारी भरकम क्रेट्स को ट्रक में लोड करना आसान था। 2 घंटे की मेहनत के बाद पूरा गोदाम लोड हो चुका था, लेकिन बाहर निकलते ही प्रॉब्लम आ गई। पहले तो कुछ ज़ॉम्बी रास्ते में आए, जिन्हें आभा ने झटपट हेडशॉट देकर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वो कोल माइन से बाहर निकलने वाले थे, पहाड़ी के मोड़ पर एक पूरी भीड़ आ गई। आभा ने विंडो से बाहर झांका और बिना देरी किए गन का ट्रिगर दबा दिया। बड़ा ग्रुप आने वाला था, मैंने पहले ही कहा था, वेदांत ने स्टीयरिंग कसते हुए कहा। बंदूक की गोलियां ज़ॉम्बीज के सिर और दिल में लगती तो वो तुरंत गिर जाते, लेकिन बाकी अंगों पर लगने से वो और ज्यादा बौखला जाते और तेजी से भागने लगते। वेदांत एक हाथ से ट्रक ड्राइव कर रहा था और दूसरे से पिस्टल से परफेक्ट हेडशॉट मार रहा था। कुकू, जो अब तक चुपचाप उनके बीच बैठा था, जैसे ही आभा ने रीलोड करने के लिए हाथ हटाया, छलांग मारकर बाहर कूद गया और सीधे ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ा। तभी एक ज़ॉम्बी ट्रक के बोनेट पर चढ़ गया। उसका चेहरा आधा उधड़ा हुआ था, नाक से लेकर मुंह तक का हिस्सा गायब, एक आंख बाहर लटक रही थी और दांत नजर आ रहे थे। वो ट्रक के शीशे पर जोर से सिर मारने लगा। आभा ने ऊपर पकड़ने के लिए ग्रिप पकड़ी और दूसरी हाथ में अपनी ट्रायंगल तलवार उठाई। थोड़ा झुककर उसने सीधे तलवार ज़ॉम्बी की खाली आंख में घुसा दी और एक झटके में बाहर खींच ली। ज़ॉम्बी ट्रक से नीचे गिरा और पहियों के नीचे दबकर चूर चूर हो गया। कुछ मिनटों में ही आभा, वेदांत और कुकू ने पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को निपटा दिया। ट्रक आखिरकार टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए जमीन की सतह पर वापस आ गया। लेकिन आभा को अजीब लग रहा था। इतनी बड़ी कोल माइन, जिसमें गुप्त हथियार फैक्ट्री भी थी, उसमें कम से कम हजारों लोग काम करते होंगे। अगर बर्फ गिरने से पहले कुछ लोग घर चले भी गए हों, तो भी सैकड़ों तो ड्यूटी पर ही होंगे। लेकिन यहाँ
यहाँ तो मुश्किल से 50 से 60 ज़ॉम्बी मिले थे। कुछ तो गड़बड़ थी। और जब चीजें इतनी आसानी से समझ न आए तो समझो कोई बड़ी मुसीबत पास ही है। और ठीक अगले ही पल ट्रक चारों तरफ से घिर गया। आभा को एकदम से माहौल में बदलाव महसूस हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले तक ज़ॉम्बी से निपटना उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन अब हालात कुछ और ही कह रहे थे। चारों तरफ सशस्त्र आदमी खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे, कपड़े माइनिंग यूनिफॉर्म जैसे लग रहे थे, गहरे रंग के जैकेट, मोटी बूट और हाथों में हथियार। वेदांत ने ट्रक धीमा नहीं किया। उसने बाहर झांकते हुए कहा, सीट के नीचे ग्रेनेड और स्पेयर सबमशीन गन रखी है। जब मैं स्पीड बढ़ाऊं, स्टार्ट कर देना। तैयार रहो। जैसे ही वेदांत ने एक्सीलेटर दबाया, आभा ने बिना देर किए खिड़की से बाहर फायरिंग शुरू कर दी। बाहर वाले भी हथियारों से लैस थे, लेकिन उनके पास सिर्फ पिस्तौलें थीं और उनकी निशानेबाजी बेहद खराब। उनकी गोलीबारी से साफ था कि असली लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। वे डर के मारे झुक झुक कर फायर कर रहे थे, मानो खुद ही शिकार बनने वाले हों। आभा की एक झटके में की गई फायरिंग ने उनमें से आधों को नीचे गिरा दिया। भागने मत दो। ट्रक में जरूर बढ़िया हथियार भरे पड़े हैं, उनका मिडिल एज लीडर चिल्लाया और सीधे केबिन की तरफ ग्रेनेड उछाल दिया। कुकू ने फौरन रिएक्ट किया। वो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूदा और अपनी मजबूत टांगों से ग्रेनेड को वापस उछाल दिया। फिर एक ही झटके में विंडशील्ड पर चिपक गया। आभा ने झटपट उसे गले से पकड़कर वापस अंदर खींच लिया। भाई, तुझे खाना कम देना पड़ेगा अब, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कुकू की वजन बढ़ चुकी थी, ये उठाने में उसे अच्छे से एहसास हो गया था। ग्रेनेड वहीं फट पड़ा जहां वो फेंका गया था और धमाके में कई और लोग उड़ गए। इससे पहले कि कोई और हमला करता, वेदांत ने ट्रक के घेराव को तोड़ दिया और तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया। ये लोग हमारे ट्रक पर तभी से नजर रखे बैठे थे जब हम अंदर गए थे, आभा ने अंदाजा लगाया। इंतजार कर रहे थे कि हम हथियार लेकर बाहर आए ताकि सीधे लूट सकें। वेदांत ने एक हाथ से ट्रक संभालते हुए कहा, हाँ, जो ज़ॉम्बीज़ हमें नीचे मिले थे वो असल में मिलिट्री पर्सनल थे जो वहां के हथियारों की सुरक्षा कर रहे थे। उनके पास एडवांस्ड गन्स थी, इसलिए इन खदान मजदूरों ने खुद नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। इन्होंने बस यहीं बाहर घात लगाकर बैठने का ऑप्शन चुना। ट्रक रोको, आभा ने अचानक कहा। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से देखा लेकिन स्पीड धीमी कर दी। नीचे के ज़ॉम्बीज़ अब लगभग साफ हो चुके हैं, आभा बोली। अगर हम अभी चले गए तो जो बचा कुचा माल है वो सीधा इन बचे खुचे लोगों के हाथ चला जाएगा। मैं वापस जा रही हूँ, इन्हें भी खत्म करने और जो बचा है समेटने। क्या ये ट्रक भर हथियार काफी नहीं? वेदांत ने पूछा। आभा ने हल्की स्मिरक दी। अच्छी चीजें कभी ज्यादा नहीं होती, वेदांत। वेदांत ने ट्रक को पूरी तरह रोक दिया। आभा ने एक झटके में दरवाजा खोला और नीचे कूद गई। तुम पहले वापस निकलो, मैं दूसरा ट्रक लेकर पीछे से आती हूँ। सावधान रहना, वेदांत ने पीछे से आवाज दी। इससे पहले कि आभा कुछ कहती, कुकू भी ट्रक से कूद गया। ये छोटा मगर घातक भेड़िया बेकार में पाला नहीं था, उसे पता था कि उसे आभा के साथ रहना है। बचे हुए मजदूरों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आभा अकेले ही वापस आ जाएगी। वे अभी तक अपने नुकसान से उबर भी नहीं पाए थे कि फिर से गोलियों की बौछार होने लगी। इससे पहले कि वे जवाबी हमला करते, एक काले साए ने उन पर छलांग लगाई। कुकू ने उन्हें बेरहमी से नोचना शुरू कर दिया। जो लोग आभा की गोलियों से बचे थे वे कुकू के तेज नुकीले दांतों का शिकार हो गए। कुछ ही मिनटों में पूरा मामला खत्म हो गया। अब कोई बचा नहीं था। कुकू को अपने साथ लिए आभा फिर से उन कोल सीम्स की तरफ बढ़ी जो वेदांत के साथ गुजरते वक्त उसने देखी थी। वो जानती थी कि यहाँ सिर्फ हथियार नहीं थे बल्कि शुद्ध कोयले का खजाना भी पड़ा था। उसने एक के बाद एक दर्जनों ट्रकों को अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। कुछ में रिफाइंड कोल था और कुछ में रॉ कोल। जब हाथ पूरी तरह साफ कर लिया तब जाकर उसने एक खाली ट्रक उठाया और उसी रास्ते से लौटने लगी जिस पर वेदांत जा चुका था। रास्ते में जब आभा ने ज़ॉम्बीज़ की लाशों का ढेर देखा तो अचानक उसका मन बदला। ये ज़ॉम्बीज़ आखिर आए कहाँ से? जहां से वे निकले थे वहां कुछ और भी हो सकता था। आभा ने ट्रक रोक दिया और दूसरी दिशा में चल पड़ी। 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसने एक पुराना डॉर्मेट्री देखा। अंदर घुसी तो चारों तरफ बंकर बेड्स लगे थे। कुछ बेड पर अभी भी ठीक से तह की हुई चादरें थी तो कुछ पूरी तरह अस्त व्यस्त। टेबल पर खाली खाने के पैकेट्स फैले थे और फर्श पर खून से सने शव पड़े थे, कुछ इंसानों के, कुछ ज़ॉम्बीज़ के। तलाशी लेते लेते उसे एक कोने में कुछ दिखा। वो बैग। उसे पहचानने में एक सेकंड भी नहीं लगा, ये उसी का बैग था। वो वही बैग था जिसमें उसने एक बार वेदांत के लिए खाना रखा था। तो ये लोग वेदांत को जानते थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने वहां से जितने हथियार मिले, 40 से ज्यादा हाई क्वालिटी सबमशीन गन्स, ढेरों एम्यूनिशन क्रेट्स और कुछ ग्रेनेड, सब अपने स्पेस में ठूंस लिए। अब इस जगह में कुछ भी नहीं बचा था। बाहर निकलकर उसने अपने नए हथियारों को खाली ट्रक में भरा और स्टार्ट कर दिया। जब वो ऊपर आई तो हैरानी हुई कि वेदांत अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। उसने ट्रक वेदांत के पास रोका और खिड़की से झांक कर कहा, अब तक गए क्यों नहीं?
कोई मेरा अनिमोक चला कर ले जाता तो, वेदांत ने जवाब दिया। आभा ने गाड़ी को ऊपर से नीचे तक घूरा। इसे ट्रक में डाल सकते हैं, पर ऊपर चढ़ाएंगे कैसे? वेदांत ट्रक से उतरा और आभा की ओर बढ़ा। ऐसा करते हैं, उसने कहा, तुम ट्रक के माल को मेरी गाड़ी में शिफ्ट कर दो और फिर इसे लेकर निकलो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आभा ने मुस्कुराकर कहा। शिफ्टिंग खत्म होने के बाद वेदांत ने अनिमोक की चाबियां उसे थमा दी। ट्रक में हथियार कैसे बांटेंगे? आभा ने पूछा। 50-50, वेदांत ने सीधा जवाब दिया। डील, आभा ने कहा। अब असली दिक्कत थी, अपने हिस्से का माल कैसे अपने स्पेस में डाले बिना वेदांत को शक हुए। दोनों ने अपने अपने वाहनों से शहर की तरफ कूच किया। रात गहरा चुकी थी जब वे शहर पहुंचे। आभा अब वेदांत के अनिमो को ड्राइव कर रही थी और उसने स्पीड बढ़ाकर अचानक उसे कट मार दिया। वेदांत ने ब्रेक मारी और खिड़की से झांकते हुए कहा, अगर मुझ पर भरोसा है तो वानलोंग टावर के पास आधे घंटे इंतजार करना। ठीक है, आभा ने जवाब दिया। उसने अपने वाहन को बैंक के पास एक छुपी जगह पर पार्क किया। तभी कुकू ने भौंकना शुरू किया। पहले तो उसे लगा वो उसके भूखे पेट के लिए भौंक रहा है, लेकिन फिर कुकू झट से सीट पर कूद गया और खिड़की के बाहर घूरने लगा, कम आवाज में गुर्राते हुए। चैप्टर 88। आभा अब कुकू की अलग अलग आवाजों का मतलब समझने लगी थी। पहली भौंक तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन उसके बाद आई धीमी गुर्राहट ने साफ इशारा दे दिया, मुसीबत पास थी। आभा ने झट से पैसेंजर सीट पर रखा गन उठा लिया और अपनी तेज चौकन्नी नजरों से बाहर का इलाका स्कैन करने लगी। वो देख सकती थी कि ये लोग किसी अच्छे इरादे से नहीं आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स, लोहे की रॉड्स और तेज धार वाले चाकू चमक रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि ये सिर्फ इधर उधर भटकने वाले लोग नहीं थे, ये किसी मकसद से निकले थे। वानलोंग टावर के साइड एंट्रेंस से एक एक करके कुल 7-8 लोग निकले। वे आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी फुसफुसाहट और इशारों से आभा को अंदाजा हो गया कि वो सतर्क थे, कुछ तलाश रहे थे। और समस्या यह थी कि ये एंट्रेंस उसी बैंक के पास था जहां आभा की गाड़ी छुपी हुई थी। उसने ट्रक को पहले से ही एक छायादार कोने में लगा रखा था, जहां सीधी नजर नहीं पड़ सकती थी। लेकिन अगर उनमें से किसी की भी नजर टायर के निशानों पर पड़ गई तो शक होना तय था। लीडर सबसे आगे चल रहा था। उसने कुछ कहा, बाकी सब लोग कुछ पल के लिए रुके, फिर उन्होंने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। आभा ने धीरे से सांस छोड़ी। शायद खतरा टल गया था। लेकिन तभी एक बंदा दौड़कर लीडर के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लीडर तुरंत नीचे झुका और कुछ जांचने लगा। आभा का धड़कता दिल फिर से गले में अटक गया। वानलोंग टावर कई बार लूटा जा चुका था और वहां दर्जनों गाड़ियों के पुराने टायर के निशान पड़े थे। एक नजर में पहचानना मुश्किल था कि कौन से ताजा थे और कौन से पुराने। लेकिन इस गैंग में कोई तो ऐसा था जिसकी नजर काफी तेज थी। जल्द ही वो लोग टायर मार्क्स को फॉलो करते हुए उसके ऑफर ऑर्डर के पास आ गए। लीडर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने अपना आदमी पीठ थपथपाई और जोश में बोला, भाई लोग, आज की मेहनत वसूल। बाप रे, गाड़ी तो बवाल लग रही है। उनकी आवाजें अब ट्रक के अंदर बैठी आभा तक साफ सुनाई दे रही थी। आभा ने ठंडी, जानलेवा मुस्कान दी। शांति से 2 पल भी नहीं बैठ सकते? इतनी जल्दी मरने का भी क्या शौक? एक झटके में उसने हाई बीम ऑन की, खिड़की से गन बाहर निकाली और बिना वक्त गवाए फायरिंग शुरू कर दी। गैंग के लोग सोच रहे थे कि अंदर कोई छुपा होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद सिर्फ धमकी या डरा धमका कर भगाने की थी, सीधा गोलियों की बरसात की नहीं। आगे के 3-4 बंदे मौके पर ही ढेर हो गए। बाकी में अफरातफरी मच गई। चाकू और डंडों से लड़ाई लड़ने का जोश था, लेकिन बंदूक के सामने उनके घुटने टिक गए। ओपन एरिया था, कोई कवर नहीं। जान बचाने के लिए सब भागने लगे। गैंग लीडर खुद को बचाने के लिए सबसे तेज निकला। उसने पास खड़ी एक लड़की को पकड़ लिया और उसे ढाल बना लिया। इस धक्के से लड़की का स्कार्फ हट गया। आभा की नजर उस चेहरे पर पड़ी और उसे हल्का झटका लगा। पहचानने में बस 2 सेकंड लगे, क्योंकि ये सुहानी थी। जो लड़की कभी उसके खिलाफ प्लॉटिंग में सबसे आगे थी, जो विपुल के साथ मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर चुकी थी। यूनिट 2 के लोगों की माने तो सुहानी को पहले प्रवीण ने बेच दिया था। आभा ने मान लिया था कि वो कब की मर चुकी होगी, लेकिन नहीं, वो आज भी जिंदा थी। लीडर ने सुहानी को उसके आगे धकेलते हुए दयालुता की एक्टिंग में हाथ जोड़ लिए। बस एक गलतफहमी थी, बॉस। हमें लगा गाड़ी लावारिस है। हम जा रहे हैं। रुको, आभा की आवाज गूंज उठी। सुहानी ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसने सर उठाया। ये आवाज वो कहीं से भी पहचान सकती थी। पहले वो इससे चिढ़ती थी, नफरत करती थी। अब ये आवाज सुनकर वो उम्मीद से भर गई। आभा, बचा लो मुझे, मैं सुहानी हूं। ट्रक के अंदर से जवाब आया। मुझे पता है, इसलिए मैं इन्हें जाने नहीं दे रही। सुहानी की खुशी हद से ज्यादा बढ़ गई और वो लीडर की पकड़ से छूटकर आभा की तरफ भागने लगी। लीडर ने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो उसने रोकने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन सुहानी 2 कदम ही चली थी कि धायन,
एक गोली सीधे उसकी टांग में लगी और वो चीखते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरी। आभा, ये क्या कर रही हो? सुहानी दर्द से करा उठी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ गाड़ी की हाई बीम थी, आभा का चेहरा नहीं दिख रहा था। समझ नहीं आया। आभा की आवाज आई। तुम भूल गई कि कैसे तुमने मुझे धोखा दिया था। मैं गलत थी, सॉरी। मुझे माफ कर दो। कम से कम इस बात के लिए कि मैंने तुम्हें वैभव की लोकेशन बताई थी। ओह, तो ये एहसान करने चली हो? आभा हंसी। हर इंफॉर्मेशन का मैंने तुम्हें सामान दिया था। और वैसे भी आधी बातें झूठ होती थी, मुझे फंसाने के लिए। तुमने विपुल और उस औरत को मेरे खिलाफ भड़काया, सोचा था मुझे मार डालेंगे, वो लोग तुम्हें नहीं मार पाए, अब वो काम मुझे करना पड़ेगा। सुहानी ठंडे जमीन पर पड़ी थी। आज पहली बार उसे सच में मौत का एहसास हुआ। जब प्रवीण ने उसे दूसरों को बेच दिया, जब मर्दों ने उसे नोचा, जब उसका शरीर घावों से भर गया, तब भी उसे भरोसा था कि वो जिंदा रह जाएगी। लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं था। उसी पल सुहानी जोर जोर से हंसने लगी। क्यों? दुनिया इतनी अनफेयर क्यों है? तूने स्कूल में मुझसे डरकर टीचर से शिकायत तक नहीं की थी, और आज देखो तू इतना अच्छा जी रही है। क्यों? क्यों? मैं तुझे तबाह कर दूंगी, तुझे नरक में धकेल दूंगी। ढायन, ढायन। एक गोली कंधे में लगी, दूसरी चेहरे को छूते हुए गालों से निकल गई, उसके दांत टूटकर जमीन पर गिर गए। खून की उल्टियां करते हुए वो चीखने लगी। आभा अब ट्रक से उतर चुकी थी। तूने मुझे बहुत सताया था, आभा ने कहा। आज उसका हिसाब बराबर होगा। उसने अपने तलवार को उठाया और सीधे सुहानी की दूसरी टांग में घूंप दिया, फिर दोनों बाजुओं में। अब आभा के दिल को ठंडक मिल रही थी। सुहानी ने हमेशा दूसरों को दर्द देने की प्लानिंग की थी। आज वो खुद उस दर्द को महसूस कर रही थी। थकान से चूर आभा अपने रूम में घुसी और सीधे बेड पर गिरते ही नींद में डूब गई। पिछले 6 महीने से उसकी एक आदत बन चुकी थी, चाहे रात को कितनी भी देर तक जागे, सुबह ठीक 6 बजे उसकी आंखें खुल ही जाती थी, बिना किसी अलार्म के। उसका मॉर्निंग रूटीन पक्का था, 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग, फिर 1 घंटे की जूडो प्रैक्टिस। इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना, अपने लिए अंडे, दूध, ब्रेड और एक सेब, और कुकू के लिए मीट का बड़ा टुकड़ा। अब कुकू पहले से काफी बड़ा हो गया था और उसी हिसाब से इसका खाना भी बढ़ गया था। आभा को कभी कभी लगता कि इस तबाही से भरी दुनिया में कुकू की किस्मत सबसे ज्यादा चमकी थी, वरना इस माहौल में न तो इसे खाना नसीब होता, न ही कोई इसे पालता। शायद ये भी किसी के सूप में बदल चुका होता। ब्रेकफास्ट के बाद आभा ने तय किया कि जो लोग कल मरे थे, उनके परिवारों के लिए कुछ मदद भेजेगी। उसके पास हर चीज स्टोरेज में भरी पड़ी थी, मीट, सब्जियां, अंडे, दूध, फल। इतना कि वो अकेली दशकों तक आराम से खा सकती थी। थोड़ा बांटने में उसका क्या जाता था, लेकिन कितना बांटे और क्या बांटे, यही मुश्किल था। मदद इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जलन पैदा हो, और इतनी भी कम नहीं कि एहसान बेकार जाए। वो इसी सोच में थी कि डोरबेल बजी। उसके कुछ करने से पहले ही कुकू दरवाजे की तरफ लपक पड़ा। शुक्र था कि उसके पास इतनी अक्ल नहीं थी कि खुद दरवाजा खोल सके, वरना कब का वेदांत को अंदर बुला चुका होता। कुकू का उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। आभा ने दरवाजा खोला तो वेदांत अंदर आते ही बोला, कल रात के हादसे को कैसे हैंडल करने वाली हो? सोच रही हूँ कि जिन लोगों के घर वाले मरे हैं, उन्हें कुछ सप्लाई दे दूं, आभा ने जवाब दिया। साथ ही यूनिट 1 में और लोगों को एड करने का प्लान है। अभी हमारे पास गिनती के लोग हैं। अगर कल जैसी सिचुएशन दोबारा हुई तो बचाव मुश्किल हो जाएगा। कैसी हेल्प देने का सोचा है? आभा ने हल्का सिर हिलाया। अभी तय नहीं किया। मेरे पास एक आइडिया है, सुनोगी? बोलो। वेदांत बोला, सिर्फ एक यूनिट में ज्यादा लोग होने से कोई गारंटी नहीं कि हम अगली बार हमला रोक पाएंगे। अगर बंदूक लेकर आए तो? यह सुनकर वेदांत की आंखें सिकुड़ गईं। हमारे पास भी बंदूकें हैं, वेदांत ने आगे कहा। लेकिन सबको आर्म करना सही नहीं रहेगा। कुछ चीजें सिर्फ हमारे हाथ में रहनी चाहिए। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। जब तक हम यहाँ हैं, ठीक है, लेकिन जब नहीं होंगे, तब क्या? वो रुका, फिर बोला, पूरी कटारा कम्युनिटी हमें चैलेंज करने से डरता है, लेकिन बहुत से लोग हमारे साथ रहना भी चाहते हैं। सबको तो यूनिट 1 में नहीं रख सकते, लेकिन उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। पूरी सोसाइटी एक साथ होगी तो बाहर वालों के लिए घुसना मुश्किल हो जाएगा। ये आइडिया बड़ा था और आभा को इसे सीरियसली सोचना पड़ा। वो भी चाहती थी कि पूरे नेबरहुड को अपने कंट्रोल में ले, ताकि बार बार इन बाहरी लुटेरों से जूझना न पड़े। लेकिन अगर गलत लोग अंदर आ गए तो? आभा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर विचार करने लगी। बात खत्म होते ही वेदांत अचानक बोला, स्पेयरिंग करनी है? आभा पहले ही अपने वर्कआउट गियर्स में थी, तो उसने हामी भर दी। कुकू को भी साथ ले जाना पड़ा। पिछली बार वाली सिचुएशन दोबारा न हो, इसके लिए आभा ने पहले ही उसे सख्त लहजे में समझा दिया, कहीं मत जाना, सीधे मेरे साथ ऊपर चलना। कुकू ने सिर हल्का सा झुका लिया, लेकिन उसकी आज्ञा मानी और चुपचाप उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा।
पहुंचते ही दोनों ने स्पैरिंग शुरू कर दी। इस बार आभा ने वेदांत पर पूरी ताकत नहीं झोंकी। वो अपनी मूवमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी, जो उसने वेदांत से मिले ट्रेनिंग वीडियोस में देखी थी। इस बार उसकी स्टैमिना पिछली बार से बेहतर थी। जहां पहले 30 मिनट के बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाती थी, अब 1 घंटे तक उसने बिना कोई कमी महसूस किए लड़ाई जारी रखी। 1 घंटे बाद आभा का चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा शार्पनेस थी। इसी बीच अचानक बाहर से कुछ बीपिंग साउंड आई। आभा का ध्यान नहीं भटका, लेकिन वेदांत ने अनजाने में बाहर की तरफ देखा। यही उसकी गलती थी। आभा ने तुरंत एक हाई किक मारने की कोशिश की, लेकिन वेदांत ने झट से उसके पैर पकड़ लिए। आभा ने हवा में ही अपने शरीर को घुमा दिया और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वेदांत भी जिद्दी था। उसने उसकी बाहें कसकर पकड़ ली। फिर आभा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वेदांत के करीब आ गई। वे दोनों एक दूसरे से इस कदर उलझ गए कि हटना मुश्किल हो गया। कुकू दूर से आंखें फाड़कर देख रहा था। फिर उसने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कि यह लड़ाई उसे बहुत मजेदार लग रही हो। आखिरकार कुछ सेकंड के स्ट्रगल के बाद वेदांत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं हार गया। छोड़ोगी अब? आभा ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो वेदांत से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे कोई ऑक्टोपस। 1 सेकंड के लिए उसे थोड़ी अजीब फील हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने इसे झटक दिया। स्पैरिंग में फिजिकल कांटेक्ट तो नॉर्मल था ही, और फिर वेदांत उसका पार्टनर था। इसमें कोई रोमांस जैसा कुछ नहीं था। चैप्टर 89। आभा वेदांत से हटकर खड़ी हुई, अपने कपड़े ठीक किए और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस 6 महीने और फिर देखना, तुम्हें पटकनी दे दूंगी। यही उसका मकसद था, और इससे भी ज्यादा यही उसे आगे बढ़ने की वजह देता था। लेकिन वो इस जीत को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। उसे पता था कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वेदांत का ध्यान भटक गया था और उसने इस मौके का बखूबी फायदा उठा लिया। जब तक वेदांत ने हार नहीं मान ली, तब तक उसे कसकर जकड़े रखा। अगर वेदांत उसे दीवार या रेलिंग से दे मारा होता तो हालात उल्टे हो सकते थे। वेदांत ने अपने माथे से पसीना पोंछा और हल्के से मुस्कुराया, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आभा मैट से नीचे उतरी और कुकू को घर चलने के लिए बुलाया। वेदांत ने उसे बाहर तक छोड़ा, फिर वापस आकर अपनी ड्रॉयर में रखा सैटेलाइट पेजर चेक किया। इसे बहुत कम लोग जानते थे और ये काफी वक्त से साइलेंट था। वंदना ने बहुत तेजी से काम किया। केशव को मृतकों की लिस्ट सौंपने से पहले ही उसने उन लोगों तक आभा का मैसेज पहुंचा दिया था जो यूनिट 1 में शिफ्ट होना चाहते थे या ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे, और जवाब भी मिल गया था। कई लोगों के पास डिटेल थी। यूनिट 2 के एक बंदे ने बताया कि हमला करने वाले लोग पड़ोस की प्लैटिनम कॉलोनी से थे। उसने उनमें से एक को पहचान लिया था। जब सर्वाइवल के लिए सुपरमार्केट में लड़ाई हुई थी, तभी से उसका चेहरा याद रह गया था। वहीं बिल्डिंग 7 के एक और बंदे ने बताया कि वो लीडर एक कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव था। कुछ साल पहले उससे मुलाकात हुई थी और नाम शायद चेतन वर्मा था। आभा ने वंदना को टेक्स्ट किया, यूनिट 2 के 802 वाले और बिल्डिंग 7 यूनिट 1 वालों को कह दो कि मैं उन्हें यूनिट 1 में शिफ्ट होने की परमिशन दे रही हूँ, लेकिन ये क्लियर कर देना कि अंदर आने के बाद उन्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे और हर फैमिली को बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए कम से कम एक मेंबर देना होगा। वंदना ने जवाब भेजा, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ और वो लोग राजी हैं। केशव की लिस्ट के हिसाब से पिछली रात के हमले में 6 परिवारों ने अपनों को खो दिया था। 4 फैमिली ऐसी थी जिनमें सिर्फ औरतें और बच्चे बचे थे। पहले तो आभा सोच रही थी कि हर फैमिली को कुछ किलो सफेद आटा या चावल दे दे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त किसी के पास आटा या चावल नहीं था। सब वही मकई खा रहे थे जो उसने पिछली बार लाकर स्टोर की थी। अगर सिर्फ कुछ फैमिली को ये चीजें मिली तो बाकी लोगों के बीच जलन पैदा हो सकती थी। तो उसने प्लान चेंज किया और ब्राउन राइस देने का सोचा। ब्राउन राइस मकई जैसा ही था, लेकिन फ्लेवर में चेंज उन लोगों के लिए एक राहत होती। उसने केशव से कहा कि वो कुछ लोगों को 20वीं मंजिल पर लेकर आए और ब्राउन राइस डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। जो लोग ये सामान पा रहे थे, उन्हें कम से कम ये तो लग रहा था कि उनके घर वालों की मौत बेकार नहीं गई। बाकी बिल्डिंग वालों के लिए आभा अब सिर्फ एक मजबूत लीडर ही नहीं, बल्कि कोई थी जो उनकी केयर करती थी। जो 2 नई फैमिली आई थी, उन्होंने देखा कि आभा उन लोगों के लिए राशन दे रही थी जिन्होंने बिल्डिंग की खातिर अपनी जान गंवाई। ऊपर से वो पहले ही सबके लिए फूड लाने का अरेंजमेंट कर चुकी थी, तो उनके मन में थोड़ी राहत आई। सारा मैटर सेट करने के बाद आभा ने प्रतीक को मैसेज किया कि वो आकर मिले। प्रतीक उसका पहला रिक्रूट था और सबसे लॉयल भी। प्रतीक ने जो फूड का बैग दिया था वो अभी तक वैसे का वैसा रखा था। आभा उसे लौटाना चाहती थी। थोड़ी देर में प्रतीक हमफता हुआ 20वीं मंजिल पर पहुंचा और फौरन बोला, आभा, मैंने पता कर लिया कि कल रात हमला करने वाले कौन थे। रात भर सोचता रहा, फिर बाहर जाकर थोड़ी पूछताछ की। आखिरकार एक लीड मिला। आभा को लगा था कि वो अभी तक अपने डैड की मौत के सदमे में होगा, लेकिन ये बंदा तो डिटेक्टिव मूड में था। क्या पता चला? उसने पूछा। प्लैटिनम कॉलोनी के लोग थे, प्रतीक ने बताया। उनका लीडर पहले से ही वहां की बड़ी शख्सियत था, गॉडफादर टाइप।
उसके पास पहले से कुछ फॉलोअर्स थे और उसने कॉलोनी को अपनी जागीर बना लिया। इनका स्टैंडर्ड दूसरे लुटेरों से ऊपर है। फर्क यह है कि इनके पास हथियार और फूड का ढेर है। जब हमने उन पर फायर किया तो वो हिले तक नहीं। हमें देखकर हंस रहे थे, जैसे पहले से जानते हो कि हमारे पास सिर्फ शिकार करने वाली गन्स हैं। समझ गई, आभा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा है। प्रतीक ने बैग को देखा, फिर आभा की तरफ देखा। मैं किसी को दिया हुआ सामान वापस नहीं लेता। और कुछ? नहीं। ठीक, फिर चलता हूँ। कुछ और मिला तो बताऊंगा। वो पलटा और सीधा निकल गया। आभा ने हल्का सा स्माइल किया, बैग उठाया और अंदर चली गई। बच्चा पसंद आने लगा था उसे। अब जब ये कंफर्म हो चुका था कि दुश्मन कौन था, इसलिए अगला स्टेप बदला था। प्लेटिनम कॉलोनी और बिल्डिंग दोनों ही पहले वेदांत के फैमिली की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। स्टैंडर्ड में कटारा से ऊपर थे। वहां पर अमीर और पावरफुल लोग रहते थे। लेकिन सर्वाइवल के इस नए दौर में दौलत और रुतबा किसी काम का नहीं रह गया था। चेतन, जो एक लिस्टेड कंपनी का एग्जीक्यूटिव था, ने सर्वाइवल टिप्स पहले से मिलते ही सामान जमा कर लिया था। अब हालात टाइट थे, लेकिन कम से कम वो भूखा नहीं था। वो सोफे पर बैठा टाइम देख रहा था, फिर अपने फोन की स्क्रीन को। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें उल्लू नहीं बना रही? उसकी बीवी ने पूछा। आजकल गन्स खरीदना मजाक नहीं है। वो नॉर्मल नहीं है। मतलब? कोई मिलिट्री पर्सन है। इस पर्क ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी को देखकर उसकी बीवी की आंखें चमक उठी। सीरियसली? तो मतलब गन्स पक्की? उसी वक्त चेतन का फोन बजा। उसने झट से उठाया। उसकी बीवी चेहरे के एक्सप्रेशन स्कैन करने लगी। धीरे धीरे चेतन के चेहरे का रंग उड़ने लगा। कुछ मिनट बाद उसने फोन रखा। क्या हुआ? बीवी ने पूछा। डील कैंसिल। क्यों? क्या गड़बड़ हुई? कहा कि वो गन्स कोई और पहले ही ले गया। कहीं वो आभा तो नहीं? चेतन ने सिर हिलाया। अगर वही है तो उसके पास गन्स पक्की हैं। मतलब हमें ताकत बढ़ाने के लिए उसे ही टारगेट करना पड़ेगा। कैसे? उसका घर तो फोर्ट्रेस है और वो हथियारों से लैस भी है। चेतन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो मैं ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा दूंगा। देखते हैं उसका किला कब तक खड़ा रहता है। चैप्टर 90। रीबॉर्न, दी वर्ल्ड इन रूइंस। पिछली बार आभा और प्रतीक सिर्फ एक ट्रक भरकर मक्का कॉर्न ला पाए थे, लेकिन इस बार वो कोयला ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक उनके पास था। मतलब पूरा अनाज गोदाम खाली कर सकते थे। आभा ने प्रतीक से कहा कि 12 लोग और इकट्ठा कर ले। जैसे ही आभा गियर अप करके बाहर आई, वेदांत पहले से ही खड़ा था। वो कोयला ट्रक जो हमने आर्मी बेस से उठाया था। अभी मत यूज करना, वेदांत ने कहा। आभा ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? बाद में बताऊंगा, वो बोला। ठीक है, आभा ने कहा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तब पूरा डिटेल चाहिए। वेदांत ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही आभा और उसकी टीम कॉलोनी से बाहर निकली, चेतन अपने आदमियों के साथ घुस आया। उनका टारगेट क्लियर था, बिल्डिंग 5 की यूनिट 1। बाकी लोग छुपकर देख रहे थे। कुछ राहत में थे कि उन्होंने यूनिट 1 में शिफ्ट नहीं किया, तो कुछ डर में कि अगर ये गैंग जीत गया तो अगला नंबर उनका होगा। चेतन पूरे 100 लोगों को लेकर आया था। सबके पास हाई ग्रेड हथियार थे। बॉस, ये बिल्डिंग खाली है क्या? गेट पर कोई गार्ड नहीं दिख रहा, एक आदमी बोला। लगता है आभा सबको लेकर निकल गई है, दूसरे ने कहा। आज मजा आने वाला है। चेतन को हल्का शक हुआ, लेकिन उसे लगा कि सही मौका है। कुछ बंदे पहले ही दौड़कर दरवाजा तोड़ने चले गए। दरवाजा खुला और सीधे नरक में भेज दिया गया। जैसे ही दरवाजा गिरा, अंदर से चाकू और धारदार हथियार निकले, गले काट दिए गए। फिर जमीन हिलने लगी, एक तरफ नीचे, दूसरी ऊपर। आधे बंदे गड्ढे में गिर गए। चेतन पीछे हट गया, बाल बाल बचते हुए। लेकिन ये ट्रैप्स उसे रोक नहीं सकते थे। अंदर चलो, वो चिल्लाया। इस बार सतर्क होकर अंदर बढ़े। स्टेयरवेल में छिपे लोग बुदबुदाए, कसम से काश बाकी ट्रैप्स भी काम कर जाते। अब क्या करें? अगर बाहर नहीं निकले तो ये अंदर आ जाएंगे। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, केशव ने चिल्लाया और सीधा चार्ज किया। सभी का खून खौल उठा। कल इन लोगों ने उनका बहुत नुकसान किया था, आज बदला लेना था। चेतन हंस पड़ा, यूनिट 1 को खाक में मिला दो। वो लोग भी चिल्लाए और हमले के लिए भागे। और तभी आभा लौट आई। बिल्कुल चुपचाप, अंधेरे से निकलकर वो उन पर टूट पड़ी, जैसे मौत का साया। हो, आभा वापस आ गई, किसी ने चीख कर कहा। चेतन ने घूम कर देखा। वो लड़की हाथ में 3 कोण वाली तलवार लिए सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी टोपी की शेड ने चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें शार्प, घातक और थीं। चेतन को पहली बार उसे देखकर डर महसूस हुआ। उसके 2 आदमी गिर चुके थे और आभा अब ठीक सामने थी, ब्लेड्स भिड़े। चेतन ने सोचा था कि आभा सिर्फ एक चालाक लड़की है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि वो उससे कमजोर नहीं थी।
वो पीछे हटा और अपने आदमियों को इशारा किया, इसे घेर लो। 100 लोगों में से सिर्फ 10 बचे थे, लेकिन उनमें कुछ एक्स सोल्जर्स थे। संख्या में चेतन के आदमी भारी पड़ रहे थे। वो मुस्कुराया, अब बचकर दिखाओ। और तभी आभा ने अपनी बंदूक निकाल ली। भागो, इसके पास बंदूक है। लोग बेतहाशा छुपने के लिए भागे। कहीं जगह नहीं थी तो लाशों के गड्ढे में कूद गए। चेतन बिल्डिंग 2 की तरफ भागा। आभा ने 2 शॉट्स लिए, एक कंधे में लगा, दूसरा मिस। तीसरा मारने से पहले ही वो कोने में गायब हो गया। बाकी कोई नहीं बचा। यूनिट 1 के लोग जीत चुके थे। खून अभी सूखा भी नहीं था और नया खून बर्फीले मैदान को गहरा लाल कर चुका था। आभा, तुम वापस क्यों आई? किसी ने पूछा। केशव और प्रतीक जानते थे कि अनाज लाने की बात सिर्फ बहाना था। इन लाशों को हटाओ, रास्ता ब्लॉक कर रही हैं, आभा ने ठंडे लहजे में कहा। अब किसी को शक नहीं था, यूनिट 1 की लीडर कोई और नहीं, सिर्फ आभा थी। चैप्टर 91। गुस्सा होना अलग बात थी, लेकिन कोई भी आभा से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। प्रतीक ने उससे पूछा, आभा, हम अब भी अनाज लेने जा रहे हैं? हाँ, आभा ने जवाब दिया, पर अभी नहीं। कुछ मौकापरस्त लोग, जिन्होंने देखा कि आभा ने हमलावरों को ठिकाने लगा दिया है, डंडे और लाठियां लेकर बाहर आ गए, शायद उसकी चमचागिरी करने के लिए। आभा ने उन पर एक नजर डालना तक जरूरी नहीं समझा और सीधे वापस चल पड़ी। बाकियों को भी ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। भेड़िए चले जाने के बाद लाठियां उठाने वाले लोग कितने बेशर्म थे। ठंड का कहर अब भी जारी था। मई आने को था, फिर भी सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पिछली जिंदगी में ये हड्डियां जमाने वाली ठंड करीब 2 साल तक रही थी। अब सिर्फ 7-8 महीने हुए थे, अभी लंबा सफर बाकी था। हालांकि ठंड कायम थी, लेकिन दिन लंबे और रातें छोटी होने लगी थी। शाम के 6 बजे के बाद अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा। अभी तक वंदना की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। और ज्यादा इंतजार न करते हुए आभा ने खुद तैयारी की, प्रतीक और कुछ और लोगों को बुलाया और कॉम्प्लेक्स से निकल पड़ी। सुबह की मूवमेंट बस एक चाल थी। उसका असली मकसद चेतन और उसके ग्रुप को फंसाना था ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। रात की असली मिशन अब शुरू होनी थी। वेदांत की सलाह मानते हुए आभा ने वो कोयले वाला ट्रक नहीं लिया जो वे लोग हथियारों के डिपो से लाए थे। इसकी बजाय उसने अपना पुराना बड़ा फ्रेट ट्रक लिया, जो उसने तब खरीदा था जब वो फल सब्जी का बिजनेस करती थी। प्रतीक को हमेशा से ही उसके सोर्सेज पर शक होता था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। बाकी लोग तो वैसे ही दिन की बड़ी जीत से झूम रहे थे। अब तो अगर आभा टैंक में भी आ जाती तो भी कोई हैरान नहीं होता। रास्ता वही पुराना था। प्रतीक को ड्राइविंग की आदत थी और पिछली बार के रूट को याद भी कर लिया था। अंधेरे में भी वो बिना हिचकिचाहट के सही लोकेशन पर पहुंच गया। इस बार ट्रक भरकर वापस जाना था। आभा ने और लोग बुलाए थे ताकि काम जल्दी हो। जब प्रतीक ने वो ग्रैनरी खोली जो पिछली बार मिली थी, तो सबके होश उड़ गए। पूरा स्टोर हाउस भरा पड़ा था मक्के से, इतना कि कई सालों तक खाया जा सकता था। आभा ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। वो ट्रक के पास ही रुकी रही जब तक सब अनाज लोड नहीं कर लेते। रात के 1 बजे ट्रक पूरी तरह भर चुका था। जैसा पहले हुआ था, प्रतीक ने उनके ट्रैक्स कवर किए और फिर ट्रक स्टार्ट कर दिया। सुबह के 3 बजे वे कॉम्प्लेक्स लौट आए और फिर हलचल मच गई। ट्रक की आवाज से पास की बिल्डिंग्स के लोग जाग गए। खिड़की से झांका तो देखा, यूनिट 1 बिल्डिंग 5 के सामने एक बड़ा फ्रेट ट्रक खड़ा था, अनाज से लदा हुआ। पिछली बार जो थोड़ा सा सामान लाया गया था, उसने ही जलन बढ़ा दी थी। अब तो पूरा ट्रक भरकर आ गया। बस फिर क्या था, खलबली मच गई। बहुत से लोग खुद को कोस रहे थे कि जब यूनिट 1 पर हमला हुआ था तब उन्होंने मदद क्यों नहीं की। अगर उस वक्त हाथ बंटा देते तो शायद आभा उन्हें भी अनाज दे देती। इसी जलन और जल्लादपने में खबर फैली, आभा ने भागे हुए ग्रुप के लीडर को पकड़ने पर इनाम रखा था। अगर किसी के पास जानकारी होती तो 1 किलो अनाज मिलता, और अगर कोई उसे पकड़ कर ले आता तो 10 किलो। अब तो पूरी कटारा कॉम्प्लेक्स की रातों रात खोजबीन शुरू हो गई। चेतन मुसीबत में था। तुझे तुरंत भागना होगा, एक जोरदार धक्का देकर किसी ने उसे जगाया। चेतन ने आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ पर चोट थी। दर्द के मारे करा उठा। क्या हुआ? आभा ने तेरा सिर दांव पर लगा दिया है, एक लड़की ने कहा, जिसका नाम दिशा था। पूरा कॉम्प्लेक्स तुझे ढूंढ रहा है, जल्दी निकल जब तक सब अफरातफरी में है। हमने इस आभा को कम आका, चेतन गुस्से में बड़बड़ाया। दिशा ने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस कहा, अगर तू जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकला तो आभा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, चेतन भड़क गया। बाहर लुटेरे हैं, ज़ॉम्बी हैं। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ने वाला। देखता हूँ आभा कितनी दमदार है, देखते हैं क्या वो अपने लोगों को लेकर मुझ तक पहुंच पाती है। मत भूल कि उसके पास गन्स है। वो आएगी, देर सवेर आएगी ही। तेरे पास तो सोर्सेस है ना। चेतन दिशा की तरफ मुड़ा। एक गन भी नहीं जुगाड़ सकती? दिशा का चेहरा सख्त हो गया। अब तक जो मदद करनी थी
कर चुकी हूँ। जुबान संभाल। चेतन को एहसास हुआ कि वो ओवररिएक्ट कर गया था। वो सोफे से उठा और कपड़े पहनने लगा। मुझे पता है, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। जैसे ही उसने अपना खून से सना जैकेट उठाया, दिशा ने उसे रोक दिया। ये पहन ले। उसने उसे एक पुराना घिसा-पिटा कोट पकड़ाया। खूनी जैकेट दूर से ही अटेंशन खींच लेती। उधर आभा अपने सोफे पर पड़ी हल्की नींद ले रही थी। नीचे उसका कुत्ता कुकू बेसब्री से उसकी तरफ देख रहा था। जब से वो गई थी, कुकू जगा हुआ था, इंतजार करता रहा। अगर आभा नहीं सोई तो वो भी नहीं सोया। तभी फोन बज उठा। यह वंदना की कॉल थी। उसने बताया कि बिल्डिंग 9 में 4 लोगों ने देखा था कि दिन में एक घायल आदमी यूनिट 2 बिल्डिंग 8 में घुसा था। 4 लोगों ने? आभा ने पूछा। हाँ। कौन कौन? 3 लोग एक ही घर से हैं। चौथी एक सिंगल वुमन है जिसका नाम दिशा है। अकेली औरत? हाँ। इस माहौल में कोई अकेली कैसे बची होगी? आभा को बात खटकी। ठीक है, प्रतीक को भेजो। उसने प्रतीक को कॉल किया और कहा कि वो यूनिट 2 बिल्डिंग 8 जाकर कंफर्म करे। अगर जानकारी सही निकली तो अनाज का इनाम देना तय था। इसके बाद आभा बाथरूम में गई, ठंडे पानी के छींटे मारे और फिर सीधा वेदांत के दरवाजे पर दस्तक दी। इस वक्त किसी को डिस्टर्ब करना तमीज के खिलाफ था, लेकिन आभा को अब जवाब चाहिए थे। हर बार जब वो वेदांत के दरवाजे पर जाती, वो उसे इंतजार नहीं कराता था। आज भी नहीं किया। दरवाजा खुला और आभा बिना किसी झिझक के अंदर चली गई। मुझे जवाब चाहिए, वो बोली, सोफे पर बैठते हुए। वेदांत ने आभा को गर्म पानी का कप पकड़ाया। फिर बोला, बेस में अब भी मिलिट्री के लोग हो सकते हैं। अगर तुम कोयले वाला ट्रक लेकर जाओगी तो काफी ध्यान खींचोगी। अगर ये खबर फैल गई कि ये वही हथियारों की खेप से जुड़ा है जिसे हमने हाईजैक किया था, तो बवाल मच जाएगा। आभा ने सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हें ये कैसे पता कि वहाँ अभी भी मिलिट्री वाले हैं? जैसे ही उसने सवाल पूछा, उसे एहसास हुआ कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अब जब कह ही दिया था तो उसने आगे जोड़ दिया, तुम मिलिट्री वालों में से तो नहीं हो जो बेस में पीछे रह गए? वेदांत ने बिना किसी झिझक के कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। आभा ने इस मुद्दे को वहीं छोड़ दिया। उसने फिर पूछा, जब आज हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुमने मदद क्यों नहीं की? वेदांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक ही इंसान की धाक जमनी चाहिए। आभा ने उसे गौर से देखा। सच तो ये था कि उसने चेतन के ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दिया था। अब वो अकेले यूनिट 1 बिल्डिंग 5 की लीडर बन चुकी थी। सब उसे इज्जत और थोड़े डर से देखने लगे थे। अगर वेदांत पहले कूद पड़ता तो शायद वेदांत का पल्ला इतना भारी न होता। वेदांत ने उसकी आंखों में सीधे देखा, बिना कोई हिचकिचाहट के। आभा ने घबराकर नजरें फेर ली। आखिरी सवाल, आभा ने कहा, वो लड़की कौन थी जो 2 बार तुमसे मिलने आई थी? और वो किस बिल्डिंग और यूनिट में रहती है? ये सवाल पर्सनल था। आभा ने ये पूछने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसे अंदाजा था कि ये लड़की साधारण नहीं थी। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहती, आभा ने सफाई दी। वंदना ने बताया कि दिशा नाम की किसी लड़की ने बिल्डिंग 9 से अहम इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने वादा किया था कि उसे 1 किलो अनाज दूंगी अगर तुम दोनों। वही थी, वेदांत ने बीच में ही काट दिया। लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है। आभा उसे और कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती थी। मैं जा रही हूँ, तुम सो जाओ। तभी आभा के फोन का अलार्म बज उठा। वेदांत बोला, तुम आराम करो, बाहर मैं नजर रखूंगा। आभा ने सिर हिलाया, लिटिल ब्लैक को बुलाया और चली गई। यूनिट 1 बिल्डिंग 5 में आभा ने जिस तरह से अनाज बांटा था, उसकी चर्चा पूरे कॉम्प्लेक्स में थी। प्रतीक ने भी खुलेआम बोल दिया कि आगे भी ऐसे मौके आएंगे जिन्हें पकड़ने की जरूरत होगी। कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि उसके इशारे को न समझे। संजना ने जब ये सुना तो वो सूखे नूडल्स चबा रही थी। वो नूडल्स भी उसके अपने नहीं थे, वो वैभव के थे। कुछ दिन पहले आभा ने उसके परिवार का अनाज, कंबल और गर्म कपड़े जला दिए थे। उसकी माँ त्रिशा भी कहीं गायब हो गई थी। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने वैभव के साथ टीम बना ली। दोनों आभा से बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इसलिए चूहों की तरह छिपकर रह रहे थे। अगर आभा चेतन के लिए इनाम रख सकती थी तो उनके लिए भी रख सकती थी, है ना? वैभव अब समझ चुका था कि कटारा कॉम्प्लेक्स उनके लिए सुरक्षित नहीं है। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि वानलोंग कॉम्प्लेक्स ही सबसे सही जगह होगी। पहली बात, वो नजदीक था। दूसरी बात, वो जानता था कि आभा जिस बंदे की तलाश कर रही थी वो भी यही का ही था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब उसे वहां शरण मिल सकती थी। लेकिन वैभव को संजना की जरूरत नहीं थी, वो बस बोर थी। उधर संजना अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान थी। आभा अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी। अकेले रहने का कोई मतलब नहीं था, उसे कोई सहारा चाहिए था। ज्यादा दिमाग न लगाकर उसने ललित को चुना। उस बदमाश के गैंग में शामिल होना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी।
हाँ, उसे पता था कि वो खुद को एक भेड़िए के सामने परोस रही थी, लेकिन मौत से बेहतर कुछ भी था। वैभव को देखते ही संजना को नया प्लान सूझा। अगर वो वैभव को भी साथ लेकर ललित के पास जाती तो शायद ललित उसे भी रख लेता। अकेली लड़की से ज्यादा एक आदमी के साथ जाने से उसकी जान बच सकती थी। वैभव, चलो ललित के गैंग में शामिल हो जाते हैं, उसने कहा। वैभव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये सही रहेगा? आभा का दबदबा बढ़ता जा रहा है। कौन जाने कब उसके लोग हमें ढूंढ निकालें। हमें अभी निकलना होगा। वैभव ने सीधे ललित से कोई डील नहीं की थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध के जरिए उसे पहले ही कई बार उकसाया था। ललित बस एक दिमागहीन गुंडा था, वो आभा के लेवल का नहीं था। फिलहाल वो जिंदा था क्योंकि आभा ने उसे तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी नहीं बचेगा। ललित के पास जाना मतलब मौत को न्योता देना। लेकिन वैभव ने संजना को कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कह रही हो, चलो ऐसा ही करते हैं। संजना उसकी सहमति से खुश हो गई। उसने फटाफट अपना सामान समेटा और निकलने को तैयार हो गई। वैभव ने पूछा, तुम ये सब ललित को देने वाली हो? संजना ठिठकी। उसे लगा कि वैभव चाहता है कि वो अपना सामान न ले जाए। अगर हमें गैंग में घुसना है तो हमें खुद को साबित करना होगा। हम हाथ खाली लेकर गए तो ललित हम पर भरोसा नहीं करेगा। वैभव ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, बिल्कुल सही, जो तुम कहो वही सही। संजना खुश हो गई कि वैभव उसके प्लान से सहमत था। उसने जल्दी से सब कुछ समेटा और बाहर निकल गई। वैभव और संजना ने खुद को पूरी तरह से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। फिर भी संजना घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि कोई न कोई अभी उन्हें रोक लेगा। बेवजह चोरों जैसी हरकत मत करो, वैभव ने झिड़क दिया। जितना नॉर्मल रहोगी उतना कम शक होगा। संजना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो दोनों कॉम्प्लेक्स के नए बिल्डिंग वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में काफी लोग दिखे, लेकिन ज्यादातर अनजान चेहरे थे। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, रुको। चैप्टर 92। यूनिट 1, बिल्डिंग 5 के एक नए बंदे ने वैभव और संजना को चुपचाप इधर उधर घूमते देखा और फौरन आवाज लगा दी, रुको। आभा का इनाम वाला नोटिस यूनिट 1 के लोगों पर भी लागू था। दाने दाने के लिए जूझ रहे लोग किसी भी तरह उसका भरोसा जीतने की फिराक में थे। कोई सुराग, कोई संदेहास्पद हरकत, बस कुछ भी पकड़ में आ जाए। और ये दोनों तो खुद ही टहलते हुए आ गए थे। वैभव और संजना ने एक दूसरे की ओर देखा और ठिठक गए। किस बिल्डिंग से हो? उस बंदे ने सवाल किया। वैभव बिना हड़बड़ाए बोला, अपार्टमेंट ब्लॉक से। वो आदमी उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरने लगा, फिर संजना की ओर मुड़ा, तो तुम लोग यहाँ से निकलने वाले हो? संजना ने अनजाने में अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली। उसके नीचे अनाज का एक बैग छिपा था। वैभव ने उसकी ओर देखा और लंबी सांस लेते हुए बोला, और कर भी क्या सकते हैं? अपार्टमेंट ब्लॉक में बचे ही कितने लोग हैं? हर 2-3 दिन में कोई न कोई ज़ोंबी निकल आता है। अगर ना भागे तो किसी दिन वहीं कट जाएं। उस आदमी को याद आया कि अपार्टमेंट ब्लॉक में एक खतरनाक ज़ोंबी था जिसे आभा ने ठिकाने लगाया था। इस एंगल से देखने पर ये दोनों सच में वहां के बचे खुचे लोग लग रहे थे। कैंपस बहुत बड़ा है और अब तो खाली फ्लैट भी बहुत पड़े हैं। यहाँ रह लो, आभा के साथ रहोगे तो जल्दी ही यूनिट 1 के बाकी लोगों की तरह तुम भी खाओ पियोगे, ऐश करोगे। उसकी आवाज में शेखी बघारने वाला टोन था। कौन नहीं जलता था यूनिट 1 वालों से? संजना ने अंदर ही अंदर खींच कर सोचा, एक दिन कोई आएगा और इस पूरी बिल्डिंग को साफ कर देगा। वैभव ने उसकी ओर देखा और तेजी से कदम बढ़ा दिए। अब उसके लिए एक सेकंड भी इस बेवकूफ लड़की के साथ बिताना भारी था। 3 दिन बाद। भाई ललित, बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगी। तुम्हारे हर आदमी का टाइम पास बन जाऊंगी। बस कुछ खाने को दे दो। संजना गटर में पड़े मरे हुए चूहे जैसी लग रही थी, पूरी तरह टूटी बिखरी, जमों से भरी हुई। 3 दिन पहले जब वो खुद को ललित की शरण में देने आई थी, उसे लगा था कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसने सीधा नरक में छलांग मार दी थी। सुनील के कैदी के तौर पर भी उसे कभी इतनी जिल्लत महसूस नहीं हुई थी। कम से कम सुनील ने उसे खिलाया पिलाया था, लेकिन ललित के यहाँ आने के बाद 3 दिन से उसके हलक से एक दाना तक नहीं उतरा था। उसका बचा खुचा सामान ललित ने छीन लिया था। वैभव न जाने कहाँ गायब हो गया था और तब से ये दरिंदे बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। ललित ने उसे घिन भरी नजरों से देखा। मेरे लड़कों को कुछ अच्छा चाहिए और तू देख तो खुद को, तेरी हालत ऐसी है कि कुत्ते भी मुंह फेर लें। संजना ने रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। ये तो बस बाहर की चोटें हैं भाई, बस एक टाइम का खाना दे दो, मैं फिर से सही हो जाऊंगी। ललित नीचे झुककर उसके चेहरे के पास आया, उसकी टूटी फूटी हालत का मजा लेता हुआ। तू सोचती है कि मेरा खाना पेड़ों पर उगता है? मैं इसे किसी कुत्ते को खिला दूंगा, वो कम से कम अपनी वफादारी दिखाएगा। तू क्या कर सकती है? संजना ने हताश होकर 2 बार कुत्ते की तरह भौंकने की कोशिश की। पूरी भीड़ हंस पड़ी।
भाई ललित, ये सही जा रही है। उनमें से एक बोला, एक बढ़िया आइडिया है, तू इसे लाइव शो करवाने बोल। ललित ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, कैसा शो? आज ही एक जंगली कुत्ता पकड़ा था, अभी काटा नहीं है। क्यों ना इस छोकरी को उसके साथ। ललित ने भद्दी हंसी। कमाल का आइडिया है, कर दो इंतजाम। यह सुनकर संजना की सांसें रुक गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतनी हैवानियत पर उतर आएंगे। उसने जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, जितनी भीख मांग सकती थी मांगी, लेकिन कोई उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दे रहा था। हर तरफ सिर्फ दरिंदगी, हर तरफ अंधेरा। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखी। आभा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भीतर अफरातफरी मच गई। कदमों की धमक, चीख पुकार। उसके शरीर पर कई लोगों के पैर पड़े, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बस दरवाजे की ओर देखती रही। उसकी बहन, वही बहन जो बचपन से हर चीज में उससे आगे थी, पढ़ाई में, हुनर में, हिम्मत में, जिसे उसके माता पिता ने कभी तवज्जो नहीं दी, जो हमेशा संजना के नखरों को झेलती रही, जो बचपन में उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी सिर्फ इसलिए कि उसे खुशी मिले। लेकिन जितना आभा देती गई, उतना ही संजना को उससे जलन होती गई। अब वो सामने खड़ी थी। कमरे में बदबू फैली थी, खून, पसीना और गंदगी की मिलीजुली दुर्गंध। ललित को उसके आदमियों ने जमीन पर पटक दिया था। आभा, आज तो खुद यहाँ आई है, क्या मेरे लिए कोई खास ऑफर लाई है? ललित हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आभा कुछ नहीं बोली, लेकिन प्रतीक ने उसका जवाब दे दिया। उसका बूट ललित के चेहरे पर पड़ा और उसके दांत जमीन पर बिखर गए। अगर बकवास करता रहा तो तेरी जुबान काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। ललित पागलों की तरह हंस पड़ा। प्रतीक की धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने आभा पर एक जहरीली नजर डाली। आभा, तुम शेरगिल फैमिली की औरतें एक जैसी ही हो। देखो अपनी बहन को, एक गंदी कुतिया। जब तुम मेरे नीचे रहोगी तब तुम्हारी भी यही हालत होगी। इस बार प्रतीक कुछ करता उससे पहले ही आभा ने अपनी ट्रायंगल ब्लेड उठाई और एक झटके में ललित का मर्दानगी छीन ली। इसे कुत्तों को खिला दो। ललित ने अपने पैरों के बीच हाथ रखा और दर्द से चीख उठा। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, आभा की तलवार फिर चली। इस बार उसका आधा पैर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ता लाओ, आभा ने आदेश दिया। उसकी तलवार अब भी ललित के जिस्म पर रगड़ रही थी, हर बार खून से रंगती हुई। इसे इसके सामने ही खिलाओ। सड़ा हुआ गोश्त ही सही, कुछ तो मिलेगा खाने को। ललित दर्द के पसीने में नहा चुका था, लेकिन इस औरत की बेरहमी उससे भी ज्यादा डरावनी थी। वो कुत्ता, जिसे कुछ देर पहले ये दरिंदे मारने की सोच रहे थे, अब ललित के मांस को खा रहा था। ललित ने अपनी एकमात्र ठीक आंख से आभा की तरफ देखा। ये लड़की जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही भयानक भी। आभा ने एक और वार किया। इस बार ललित का एक हाथ गिर गया। ललित जमीन पर तड़पने लगा, हिलने की कोशिश की, मगर बंधे हाथ पैरों के साथ वो बस केंचुए की तरह रेंग ही सकता था। प्लीज, बस मार डालो मुझे, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। एक और वार, अब उसकी दूसरी टांग भी अलग हो चुकी थी। आभा ने उसे टुकड़ों में काट काट कर कुत्ते के सामने डाल दिया। ललित दर्द से बेहोश हो गया, मगर उसे बर्फ के पानी से होश में लाया गया। संजना को पहली बार आभा की ये साइड दिख रही थी। क्या ये वही बहन थी जिससे वो बचपन में खिलौने छीन लेती थी? क्या ये वही लड़की थी जिसे वह हमेशा कमजोर समझती थी? अगर आभा ललित को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर सकती है, तो क्या वह भी अगली होगी? मर जाना शायद बेहतर होता। ललित आखिरकार खून की कमी से मर गया। अब आभा संजना की तरफ मुड़ी। भूख लगी है। आभा की आवाज वैसी ही कोमल थी जैसी वसंत की हल्की हवा। अगर संजना ने आभा को अभी किसी का क्ल करते न देखा होता, तो शायद उसे लगा होता कि उसकी बहन अब भी वही दयालु लड़की है। संजना के दिमाग में यही चल रहा था कि वो उससे माफी मांगकर उसकी दया मांग ले। मगर उससे पहले आभा ने पास पड़ी एक बोतल उठाई और उसके चेहरे पर उड़ेल दी। संजना समझ नहीं पाई कि ये क्या था, जब तक बदबू ने उसकी नाक में न घुसकर उसे उल्टी करने पर मजबूर न कर दिया। ये मलमूत्र से भरी बोतल थी। ललित के आदमियों ने इसे शायद ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए इस्तेमाल किया होगा। संजना ने अपनी आंखें, नाक और मुंह कसकर बंद कर लिए, मगर आभा ने अपनी तलवार से उसका ठुड्डी ऊपर कर दिया। मुंह खोलो। संजना कांप उठी। वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो उसकी बहन का अगला वार सीधा उसका चेहरा चीर देगा। वो सुबक पड़ी। दीदी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ। आभा के चेहरे पर हंसी थी। उसने कहा, हमारा झगड़ा सिर्फ माफी से नहीं सुलझेगा। संजना को लगा कि आभा अब भी पुराने पारिवारिक झगड़ों की बात कर रही है। माँ बाप का पक्षपात, उसे तवज्जो देना, आभा को नीचा दिखाना। वो जल्दी से बोली, दीदी ये सब मम्मी पापा की वजह से था। वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं घर की शान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने ही मुझे बिगाड़ा, मुझे तुमसे दूर किया।
मैं तो हमेशा तुमसे करीब आना चाहती थी, मगर वो मुझे रोकते थे। आभा ने कड़वी हंसी हंसी। माँ बाप का पक्षपात तो सच था, मगर अब आभा को समझ आया कि अगर इंसान के अंदर ही सड़न हो तो वो हमेशा दूसरों को दोष देता रहेगा। अब ये खेल खत्म करने का समय था। जो किया उसके लिए 1000 मौतें भी कम हैं। इतना कहते ही आभा ने तलवार उठा ली। संजना का दिमाग तेजी से भागने लगा। रुको, मुझे मत मारो, मैं बता सकती हूँ कि वैभव कहाँ है। वैभव का नाम सुनते ही आभा की तलवार रुकी। संजना जानती थी कि वैभव उन दुश्मनों में था जिसे आभा सबसे ज्यादा मारना चाहती थी, शायद उससे भी ज्यादा जितना वो खुद। मत मारो मुझे, मैं बताती हूँ। और हाँ, एक ऐसी ड्रग के बारे में भी जो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है। अब आभा की आंखों में दिलचस्पी दिखी। बोलो, पहले वादा करो कि मुझे मारोगी नहीं। तुम मुझसे डील कर रही हो? आभा की तलवार फिर से खून में डूबी थी। संजना हड़बड़ा गई। वैभव शायद वानलोंग कॉम्प्लेक्स गया है। जब हम अपार्टमेंट में छिपे हुए थे उसने वानलोंग क्रू के बारे में सुना और उनके लीडर से बहुत इम्प्रेस हो गया। जब उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ा तो वहीं भागा होगा। पहले संजना को लगा था कि ललित के आदमी शायद वैभव को मार चुके होंगे, लेकिन कुछ देर पहले जब इन जानवरों ने उस पर हंसते हुए कहा कि उसे बेचा गया है, तभी उसे समझ आया कि वैभव ने उसे धोखा दिया था। उसने उसे बेच दिया था। और वो ड्रग? आभा ने पूछा। वैभव के पास एक ड्रग है जो ज़ॉम्बीज के इवोल्यूशन को तेज कर सकती है। डैड उसी ड्रग के कारण ऐसे ज़ॉम्बी में बदले थे। वो ड्रग कहाँ से आई? उसने नहीं बताया, बस कहा कि ये किसी बहुत ताकतवर इंसान के पास से आई थी। आभा ने संजना को ध्यान से देखा। वो पूरी तरह निवस्त्र, घावों से भरी हुई, खून से लथपथ पड़ी थी। अगर उसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया जाए तो भी वो 90% मर जाएगी। मगर फिर भी आभा को संतोष नहीं हो रहा था। चैप्टर 93। अगर संजना किसी तरह बच गई तो? इतनी यातनाएं सहकर भी अगर वो जिंदा रह गई थी तो उसकी सहन शक्ति पर सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आभा ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं वैभव को नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें भी नहीं। इसके साथ ही उसने एक झटके में संजना की कहानी का अंत कर दिया। संजना की आंखें खाली हो चुकी थी, लेकिन उनमें एक सवाल साफ झलक रहा था, आखिर आभा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? ये सवाल अब उसके साथ ही मर चुका था। जो लोग अब तक सिर्फ अफवाहों के जरिए आभा की क्रूरता के बारे में सुनते आए थे, वो अब अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। कुछ लोग जो अंदर ही अंदर अपनी चालें चल रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने इरादे बदल दिए। वो अब अपनी गलती की सजा किसी कटीफटी लाश की तरह नहीं भुगतना चाहते थे। लेकिन अब आभा की कहानी पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। कैसे उसने एक आदमी को टुकड़ों में काटकर कुत्ते को खिला दिया था। अब उसका नाम किसी बच्चे को चुप करवाने के लिए काफी था। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, आभा, अब आपका नाम बंदूक से भी ज्यादा डरावना हो गया है। हर कोई बस आभा आ रही है सुनकर ही भाग जाता है। आभा ने अंदर ही अंदर एक कड़वी मुस्कान दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कयामत भरी दुनिया में वो इस तरह कुख्यात हो जाएगी। कितने लोग हमारे साथ हैं? उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। प्रतीक ने रिपोर्ट दी, रोजमर्रा के पहरे और बेस की सुरक्षा के लिए 30 और कुल मिलाकर 80-87 लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सभी लोग चुनकर लिए गए थे। भले ही उनकी निष्ठा 100% न हो, पर जरूरत पड़ने पर ये पीछे नहीं हटते थे। हाल ही में चेतन और ललित के ग्रुप का सफाया करने के बाद उनके पास काफी अच्छे हथियार हाथ लगे थे। अब आभा ने इन हथियारों को अपनी टीम में बांट दिया। अब वक्त आ गया था चेतन से हिसाब चुकता करने का। चेतन अब तक का सबसे टेढ़ा दुश्मन था। पिछली बार जब आभा उससे भिड़ी थी तो उसे एहसास हुआ था कि उसकी चालें पूरी तरह से अनुशासित थीं, जैसे कोई प्रो लेवल का मिलिट्री ऑपरेटर हो। वेदांत ने पहले ही उसे चेताया था कि वो खुद सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका उनसे कनेक्शन था। आभा को अब समझ आ रहा था कि सेना का हाथ कुछ ज्यादा ही गहरा था। उसने अपनी बंदूक लोड की, अपनी ब्लेड को अच्छे से साफ किया और निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। वैसे तो वो पहले भी अनजान नंबर नहीं उठाती थी, लेकिन इस बार एक मैसेज आया। मिस आभा, मैं तरुण हूँ, प्लीज फोन उठाओ। आभा ने तरुण का नंबर सेव कर रखा था और ये नंबर उसका नहीं था। पिछली बार डील टूटने के बाद उसने तरुण से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। अब अचानक उसका किसी अनजान नंबर से फोन करना, कुछ गड़बड़ थी। इस बार जब फोन बजा, आभा ने उठा लिया लेकिन चुप रही। मिस आभा, मैं तरुण हूँ, आपको बस सावधान करने के लिए फोन कर रहा हूँ। अभी किसी के साथ किसी तरह का ड्रग डील मत करना और किसी को मत बताना कि आपके पास स्पेशल दवाइयाँ हैं। आप सही थी, वो पिछला बंदा असली डीलर नहीं था। मैं मरते मरते बचा। कौन था वो? आभा ने पूछा। कहने को तो किसी विदेशी कंपनी का मालिक था, लेकिन असल में वो कोई माफिया लग रहा था। उसके अंदर किलर वाइब्स थी। हो सकता है कि वो मिलिट्री से हो, लेकिन आम आदमी नहीं था। फिर से मिलिट्री। पहले उसे लग रहा था कि इस बर्बाद दुनिया में लोग खुद ब खुद मिलिट्री की तरफ उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा था। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? लंबी कहानी है,
लेकिन जो भी हो, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे। यहाँ इंपीरियल कॉम्प्लेक्स में लगातार नए नए ज़ोंबी म्यूटेशन देखने को मिल रही हैं, और ये इन्हीं की देन है। जतरून ने बताया कि उसने खुद एक खास दवा की जांच की थी और पाया कि ये बिल्कुल अलग थी। उसके बाद ही वहां के ज़ोंबी और भयानक होते गए। अब कहाँ जा रहे हो? आभा ने पूछा। गांव में कुछ रिश्तेदार हैं, वहीं छिपने जा रहा हूँ। और हाँ, पिछली बार जो बात लीक हुई थी वो मेरे आदमी ने नहीं की थी। बस आपको ये बताना चाहता था। अपना ख्याल रखना। अगर जिंदा बचा तो फिर मिलेंगे। तरुण होशियार था और कम से कम भरोसेमंद भी। मरते मरते भी उसने आभा को खबर दी थी। आभा ने सोचा कि उसे अपने ग्रुप में शामिल करने का ऑफर दे, लेकिन जब उसने सुना कि वो पहले से ही एक प्लान बना चुका था तो उसने उसे जाने दिया। शायद गांव में रहना शहर से ज्यादा सुरक्षित था। फोन काटने के बाद आभा ने 2002 नंबर के कमरे की ओर देखा। वेदांत। अगर उसने पिछली बार उसे तरुण के बारे में नहीं बताया होता तो शायद आभा उस डील में फंस गई होती। लेकिन सवाल ये था कि वो ये सब जानता कैसे था। क्या वाकई वो सेना से जुड़ा हुआ था, या फिर कोई और खेल चल रहा था? उसने फोन बंद किया और वेदांत के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही वेदांत ने एक नजर उसकी गियर पर डाली और बिना कुछ कहे समझ गया कि वो चेतन और वैभव से बदला लेने जा रही थी। उसने कोई रोकटोक नहीं की, बस कहा, सावधान रहना। लिटिल ब्लैक को यहीं रख रही हूँ, वापस आकर ले जाऊंगी। लिटिल ब्लैक ने विरोध में एक हल्की भौंक दी। वो भी एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था। वेदांत ने सिर हिलाया। ठीक है। आभा ने ये जानबूझकर किया था, वेदांत को परखने के लिए। क्या वो सच में उसे अपना नाम बनाने देना चाहता था, या फिर वो किसी और वजह से खुद को बैकग्राउंड में रख रहा था? लेकिन अब उसे एक और शक हो गया था। क्या चेतन और वेदांत एक दूसरे को जानते थे? शायद वेदांत इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि वो चेतन से आमना सामना नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा था तो इस लड़ाई में सिर्फ दो ही लोग नहीं थे। ये जंग तीन तरफ से लड़ी जा रही थी। वॉनलोंग कॉम्प्लेक्स और कटारा कॉम्प्लेक्स को बस एक सड़क अलग करती थी, मुंबई की वो व्यस्त सड़क जहां ऊंचा वॉनलोंग बिल्डिंग खड़ा था। आभा को याद आया कि जिस ऑटो रिपेयर शॉप में वह काम करती थी उसका बॉस यहीं रहता था। टीम डिनर के बाद कई बार उसने उसे ड्रॉप करने की पेशकश की थी क्योंकि उनके एरिया इतने करीब थे, लेकिन आभा ने हमेशा मना कर दिया था। वो उन लुटेरों जैसी नहीं थी जो जहां जाते बलात्कार, कत्ल और लूटपाट मचाते। लेकिन जैसे ही वह अपने हथियारबंद ग्रुप के साथ वॉनलोंग कॉम्प्लेक्स में घुसी, लोग दरवाजे बंद करके छुप गए। कुछ ने तो पहले ही चेतन को खबर कर दी थी। मानना पड़ेगा, चेतन की यहाँ अच्छी पकड़ थी। उसने कटारा कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था, अपने कई आदमी गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी वॉनलोंग के लोग अब भी उसके पीछे खड़े थे। अब क्या करें? चेतन की बीवी घबराई हुई थी। जब से वह घायल होकर लौटा था, उसकी पीठ का जख्म ठीक होने के बजाय और खराब होता जा रहा था। घरेलू दवाइयों और थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स से कुछ नहीं हो रहा था। अब आभा दरवाजे पर थी, पर चेतन अजीब शांति से बैठा था। घबराओ मत, उसने कहा। भले ही उसके पास गन्स और लोग हैं, लेकिन इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में हमें ढूंढना आसान नहीं। और उसने हमारे इतने लोगों को मारा है, क्या उनके घरवाले उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? बीवी की टेंशन थोड़ी कम हुई, लेकिन आभा की क्रूरता की कहानियां उसे फिर डरा गईं। अगर इस बार बच भी गए तो अगली बार क्या? या उसके बाद? ज़ोंबी हर जगह घूम रही हैं, तुम्हें क्या लगता है उसके पास कितनी गोलियां होंगी? चेतन ने ठंडी हंसी हंसी। ज़ोंबी अभी भी हैं क्या यहाँ? तुमने पहले सफाई नहीं करवाई थी, उसकी बीवी ने पूछा। पूरी तरह से खत्म किया होता तो नए कहाँ से आते? चेतन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आभा को पता था कि चेतन की जड़ें यहाँ गहरी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे घुसते ही एक भीड़ घेर लेगी। यही औरत है, इसने हमारे परिवारों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। इसे मार डालो, बदला लो। भीड़ में मर्द, औरतें, यहाँ तक कि कुछ अधेड़ उम्र के लोग और बच्चे भी थे जो डंडे और चाकू लिए उसे घेर चुके थे। प्रतीक ने बंदूक तान दी। तुम लोग बार बार हमारे कॉम्प्लेक्स में हमला करने आते हो, अब पता चला कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो। इसे और इसके कुत्ते को मार डालो। क्यों फालतू में बहस करें जब लड़ाई ही असली जवाब था? यह सर्वाइवल का गेम था जहां लॉजिक का कोई रोल नहीं था। और आभा बहस करने नहीं आई थी। उसकी ट्रायंगल ब्लेड कभी बेकार नहीं जाती, हर वार के साथ खून टपकता। भीड़ बड़ी थी, लेकिन आभा का हमला तगड़ा था। जल्द ही जमीन लाशों से पट गई। ये बदले की लड़ाई नहीं थी, ये सर्वाइवल की थी। लोगों को सिर्फ उसके हथियार, कपड़े और ताकत चाहिए थी। कुछ को एहसास हुआ कि वे हार रहे हैं और वे भागने लगे, लेकिन आभा की टीम ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। अब क्या चाहिए? पहला कैदी एक औरत थी, छोटे बालों वाली, दिखने में बेहद नॉर्मल। समझ आता था इस दुनिया में औरतों के लिए हालात बेहद खराब थे। बचने के लिए कई औरतों ने खुद को मर्द बना लिया था। चेतन कहाँ रहता है? बिल्डिंग, फ्लोर, रूम नंबर? आभा ने पूछा।
मुझे नहीं पता, प्रतीक, आभा ने बिना इमोशन के कहा। इसके कपड़े उतार दो। यह सुनकर औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी ठंड में कपड़े उतरने का मतलब था सीधा मौत। और अगर लोग जान गए कि वह औरत है तो मौत से भी बुरा हाल होगा। मार दो मुझे, कमीनी। यही हिम्मत है बस, वह चिल्लाई। हिम्मत? तू मुझ जैसी नहीं है। औरतों को औरतों की असली हकीकत पता होती है, आभा ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बात सुनते ही औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। तू भी औरत है, तुझे डर नहीं लगता कि तेरा भी वही हाल होगा? आभा ने उसकी आंखों में देखा। अगर किसी का हाल बुरा होने वाला है तो वो तू है। औरत का सिर झुक गया। वो खुद कितनी औरतों की मौत का कारण बनी थी उसे खुद भी याद नहीं। छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक वो बस मर्दों का साथ देती आई थी। उसे कभी अपने होने का एहसास ही नहीं हुआ। प्रतीक आगे बढ़ा और उसके कपड़े पकड़ लिए। वह पागलों की तरह छटपटाने लगी। अचानक चिल्लाई, रुको, मैं बताती हूँ। चेतन कहाँ है, सब बताती हूँ। चैप्टर 94। मैं सिर्फ तुम्हें अकेले बताऊंगी, औरत ने कंडीशन सेट करने की कोशिश की। आभा ने उसे 2 सेकंड तक घूरा और फिर प्रतीक को इशारा कर दिया। अब चाहे औरत जितना भी गिड़गिड़ाए या रोए, आभा ने प्रतीक को रुकने के लिए नहीं कहा। जब औरत को एहसास हुआ कि वाकई उसे बर्फ में पटका और कपड़े उतारे जाने वाले हैं, तो घबराकर एक एड्रेस उगल दिया। फिर भी आभा ने प्रतीक को नहीं रोका। आभा, झूठी, तूने वादा तोड़ा। तू बहुत बुरी मौत मरेगी, औरत चिल्लाई। आभा ने ठंडी नजर से उसे देखा। तुझे सच में लग रहा है कि तू अब भी मुझसे डील कर सकती है? या फिर मैं कोई दयालु टाइप इंसान हूँ? ललित और संजना के साथ जो हुआ, उसके बाद कटारा कॉम्प्लेक्स में कोई भी आभा को नरम दिल समझने की गलती नहीं करता था। पर ये लोग, ये हमेशा उसे कमजोर आंकते थे, सिर्फ इसलिए कि वो एक औरत थी। अब इन सबने सच्चाई देख ली थी। आभा ने औरत को इग्नोर किया और बाकी बंधकों की ओर देखा। तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। चेतन का एड्रेस क्या है? गिरोह के बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वही एड्रेस बताया। इन्हें साथ ले चलो, रास्ता दिखाएंगे ये। बिल्डिंग 10, यूनिट 3। जैसे ही अंदर घुसे, एक तीखी, उल्टी कराने वाली बदबू से सामना हुआ। सड़ते कचरे, गलते शवों और ताजा खून की महक मिलीजुली थी। सावधान रहो, अंदर ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। जैसे ही आभा ने ये कहा, ऊपर से ज़ॉम्बीज का झुंड टूट पड़ा। ज़ॉम्बीज, भागो! जो बंधक आगे थे वो डर के मारे पलटकर भागने लगे, लेकिन तंग सीढ़ियों में जगह ही नहीं थी। उनके पीछे आभा की टीम खड़ी थी, हथियार ताने हुए। कुछ लोग भागने के चक्कर में चाकुओं से टकराकर वहीं ढेर हो गए। बाकी, जो लड़ने या भागने के बीच झूल रहे थे, उन्हें ज़ॉम्बीज ने दबोच लिया। किसी के हाथ खींच लिए गए, किसी की गर्दन चबा डाली। ये रेड हेयर ज़ॉम्बीज पहले से भी तेज और ताकतवर थे। इनके दांत किसी इंसान जैसे थे, लेकिन एक ही झटके में गर्दन तोड़ सकते थे। बस चमड़ी की एक परत से सिर लटकता रह जाता। पीछे हटो! आभा की चेतावनी और बंधकों के बीच में होने की वजह से उसकी टीम बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आई। प्रतीक ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या, आभा? आयरन फायर डोर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अंदर से ज़ॉम्बीज इतनी जोर से धक्का मार रहे थे कि धातु झुकने लगी थी। इन ज़ॉम्बीज को बाकी बिल्डिंग्स में ले जाओ, आभा ने कहा। चेतन इस कॉम्प्लेक्स का हीरो बना फिरता था ना। अब देखेंगे कि जब ये अपग्रेडेड ज़ॉम्बीज बाकी लोगों को चीर रहे होंगे, तब भी वो अपने घर में छुपा रहेगा या नहीं। अगर वो नहीं निकला तो ये भीड़ ही उसे घसीट कर बाहर ले आएगी। टीम छोटे छोटे स्क्वाड्स में बंट गई। मकसद क्लियर था, लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ ज़ॉम्बीज को बाकी बिल्डिंग्स तक खींचना है। जैसे ही आयरन डोर टूटा, ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर आभा की टीम के पीछे दौड़े। चेतन अपने घर में रिलैक्स मोड में था जब अचानक फोन पर डेस्परेट कॉल्स की बाढ़ आ गई। भाई, अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं, कुछ कर जल्दी। चेतन सर, हमें लीड कीजिए वरना सब मर जाएंगे। भाई, हमने तो अपने कॉम्प्लेक्स से ज़ॉम्बीज साफ कर दिए थे, ये नए वाले कहाँ से आ गए? और ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? चेतन के पास मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे थे जब अचानक कोई दरवाजा पीटने लगा। वो झुंझलाकर खिड़की के पास गया। नीचे लोगों की भीड़ जमा थी, सब मदद मांग रहे थे। साले बेवकूफ, तुम लोग यहाँ आकर सोचते हो कि ज़ॉम्बीज तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे? उसकी बीवी घबराई हुई थी। इतने ज़ॉम्बीज अचानक आए कहाँ से? चेतन ने अपने कपड़े पहने। खिड़की से नजर रखना, हो सकता है आभा उन्हीं के बीच में हो। उसकी बीवी चौंकते हुए बोली। मतलब? कुछ नहीं, बस देखती रहो। चेतन जानता था कि ये ज़ॉम्बीज कहाँ से आए हैं। वैभव ने जो प्लान बनाया था वो इस तेजी से काम कर जाएगा, ये उसने भी नहीं सोचा था। जब वैभव उसके ग्रुप में शामिल हुआ था तो चेतन ने उसे नीचे वाले अपार्टमेंट में ठिकाना दिया था। अब उसे वहीं जाकर देखना था, ये ज़ॉम्बीज कैसे निकले बाहर। तूने किसी को इन्हें छोड़ने के लिए कहा था? वैभव और चेतन एक दूसरे को देखकर समझ गए ये दिशा ने किया होगा। चेतन भौचक्का रह गया। तो इसका मतलब मेघना ने आभा को वहां
फंसाया, पर मामला उल्टा पड़ गया। असल प्लान तो ये था कि दिशा आभा की टीम में घुसकर सही टाइम पर उन्हें ज़ॉम्बी वाले फ्लोर में धकेल देगी। फिर वो खुद पिछले दरवाजे से निकल जाएगी और फ्रंट शटर गिराकर आभा को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देगी। पर अब हालात पलट चुके थे, ज़ॉम्बीज पूरी कॉम्प्लेक्स में फैल रहे थे। आभा इतनी आसानी से ट्रैप में नहीं आती, वैभव ने कहा। उसने खुद ही ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया होगा तुझे बाहर निकालने के लिए। और अब आभा को चेतन का पूरा एड्रेस मिल चुका होगा। तभी गोली चलने की आवाज आई। चेतन और वैभव ने खिड़की से झांका। नीचे आभा खड़ी थी, कुछ ज़ॉम्बीज के लाशों के बीच, अपनी टीम के साथ। चेतन को ज़ॉम्बी से कोई डर नहीं था। अगर वो बिल्डिंग में घुस भी गए तो उसके पास उन्हें रोकने के तरीके थे। पर आभा और उसकी टीम, वो यकीन से नहीं कह सकता था कि वो उन्हें रोक पाएगा। 1v1 लड़ाई में भी शायद वो आभा से हार जाए, खासकर कंधे में लगी चोट के साथ। और आभा के पास बंदूक भी थी। क्या आज उसका आखिरी दिन था? चैप्टर 95। चेतन को यहाँ लीडर माना जाता था। ज्यादातर लोगों को उसके फ्लैट का सही पता भले ही न पता हो, लेकिन इतना तो सभी जानते थे कि वह किस बिल्डिंग और यूनिट में रहता है। तो जब अचानक ज़ॉम्बीज ने हमला किया तो कुछ लोग नेचुरली उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्हीं को फॉलो करते हुए आभा ने बड़ी आसानी से उसकी बिल्डिंग ढूंढ ली। आभा, इस यूनिट में दर्जनों फ्लैट हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि चेतन किसमें रहता है? क्या एक एक दरवाजा खटखटाएंगे? प्रतीक ने माथा चढ़ाते हुए पूछा। तुम लोग बाहर वेट करो, आभा ने कहा और अकेले अंदर चली गई। आभा, अकेले क्यों जा रही हो? प्रतीक ने फिक्रमंद होकर पीछे से आवाज दी, लेकिन आभा ने बस हाथ उठाकर इशारा किया कि चिंता मत करो। वो जानती थी कि डर और लालच दोनों ही इंसान से सच बुलवा सकते हैं। उसने अपनी स्टोरेज से 2 बैग चिप्स और 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स निकाले और सबसे पास के 4 घरों का दरवाजा खटखटाया। उसने उन्हें ऑफर दिया, अगर वे सच सच बता दे कि चेतन किस फ्लोर पर रहता है तो ये खाना उनका होगा। लेकिन अगर झूठ बोला या इनकार किया तो उसकी गन का निशाना बनने के लिए तैयार रहें। थोड़ी देर के कश्मकश के बाद चारों घरों ने एक ही एड्रेस बताया। बस अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। आभा ने प्रतीक और बाकी टीम को बुलाया और सीधे अपार्टमेंट 2203 की तरफ बढ़ गई। चेतन की बीवी घर में अकेली थी और बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके बदले आभा और उसकी टीम वहां पहुंच गई। चेतन का दरवाजा बाकी फ्लैट्स के मुकाबले थोड़ा मजबूत था, लेकिन आभा के घर जितना सिक्योर नहीं था। उसे तोड़ना बस टाइम की बात थी। वैसे भी आभा खाली हाथ नहीं आई थी। टीम के पास क्रोबार, स्क्रू ड्राइवर और लॉक पिकिंग टूल्स थे। लॉक तोड़ने में टाइम क्यों लग रहा है? कमाल है, आभा। 10 मिनट हो गए, अंदर से कोई आवाज तक नहीं आ रही। आभा को भी अब समझ आ गया था, चेतन घर पर नहीं था। लेकिन अब जब दरवाजा खुल ही चुका था तो चेक करना जरूरी था। चेतन कोई आम आदमी नहीं था, बड़ी बिजनेस क्लास से था। उसका घर अब भी लग्जरी था, टेबल पर दूध, अंडे और कुछ सेब रखे थे। इस माहौल में ये चीजें किसी खजाने से कम नहीं थी। जैसे ही लोगों की नजर इन पर पड़ी, सब भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। आभा ने अपनी टीम के लिए कुछ बेसिक रूल सेट किए थे। कोई जबरदस्ती लूटपाट नहीं करेगा, किसी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इस दुनिया में हर कोई अपने लिए लड़ रहा था। टेबल पर रखा खाना चंद सेकंड्स में गायब हो गया। जो खाली हाथ रह गए उन्होंने आभा की तरफ देखा। आभा, चेतन यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर के कमरों में छुपा हो सकता है। चेक करें। आभा ने बिना इमोशन दिखाए सिर हिला दिया। छोड़ो मुझे, बदतमीजो, हटो। एक बंद अलमारी से चेतन की बीवी को बाहर घसीटा गया, लेकिन चेतन का अब भी कोई अतापता नहीं था। चेतन कहाँ है? आभा ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, औरत ने जवाब दिया। वैभव के बारे में कुछ पता है? कौन वैभव? मुझे नहीं पता वो कौन है। शायद उसे लगा कि आभा सिर्फ एक यंग लड़की है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। आभा ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार को लकड़ी की सेंटर टेबल में घोंप दिया। आह! चेतन की बीवी जमीन पर गिर पड़ी। आभा झुककर धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, पता है, जब कोई अकेली औरत होती है और घर में घुसपैठिए आ जाते हैं तो क्या होता है? औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि ऐसी ही कुछ औरतों के साथ क्या क्या हो चुका था। उसकी आंखों में डर देखकर आभा को जवाब मिल गया। मैं सच कह रही हूँ। 1 घंटे पहले वो बाहर गया था और अब तक लौटा नहीं। वो कभी कभी मुझसे चीजें छुपाता था, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं देखा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो फिर जब मैंने उसे 2 दिन पहले गोली मारी थी, वो घर कैसे पहुंचा? इस बार औरत ने अपनी नजरें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया। आभा, जरा बाहर देखो, प्रतीक ने खिड़की से इशारा किया। आभा ने बाहर झांका। 2 लोग भाग रहे थे, सर पर मेटल पॉट्स और शरीर पर लोहे के तवे बांधकर। जब जान पर बनाती है तो घमंडी को सब धरा का धरा रह जाता है। आभा ने भले उनके चेहरे न देखे हों, लेकिन वो अंदाजा लगा सकती थी कि वे कौन थे। उन्हें पता था कि उसके पास बंदूक है, इसलिए उन्होंने अपनी हेड से लेकर चेस्ट और बैक तक मेटल के बर्तन और पैन बांध लिए थे ताकि गोली से बच सकें।
उसकी पॉकेट में रखी हैंडगन की रेंज लिमिटेड थी, इतनी दूर से टारगेट हिट करना नामुमकिन था। और स्टोरेज में रखा सबमशीन गन निकालने में टाइम लग जाता। अब नीचे भागकर उनका पीछा करना भी बेकार था। बस इतना ही कर सकती थी, देखना कि वे किस तरह हड़बड़ाते हुए भागे जा रहे थे। साला, फिर बच गया, प्रतीक ने गुस्से में खिड़की पर मुक्का मारा। वो चेतन को पकड़ना आभा से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन अफसोस वो फिर उनके हाथ से फिसल चुका था। चेतन के भागते ही आभा और उसकी टीम ज्यादा देर तक उसके अपार्टमेंट में नहीं रुकी। वो बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं थी। आभा पूरी तरह विलेन नहीं थी। वो अपनी टीम को चेतन की वाइफ पर हाथ डालने से रोक सकती थी, लेकिन बिल्डिंग के बाकी लोगों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। जब तक चेतन आसपास था, उसकी बीवी सेफ थी। लेकिन अब घर का ताला भी टूटा पड़ा था। उसका अंजाम पहले से ही क्लियर था। उसी रात कुछ नकाबपोश आदमी चेतन के अपार्टमेंट में घुस गए। जो भी वैल्यूएबल सामान था लूट लिया गया, और उसकी बीवी, वो भी बच नहीं पाई। चेतन का कॉम्प्लेक्स में कई लोगों पर दबदबा था, लेकिन उतने ही लोग उससे जलते भी थे। अब जब मौका मिला तो कौन छोड़ता? और चेतन को इसका अंदाजा पहले से था। 42 साल की उम्र में वो अपनी बीवी के साथ 15 साल से था। पहले वाली फीलिंग तो कब की मर चुकी थी, और उसने दूसरी औरतें भी रख ली थीं, जैसे कि मेघना। लेकिन फिर भी ये सोचकर एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ कि उसकी बीवी अब किसी और के हाथों में थी। दुनिया बहुत बुरी जगह है। बेकार की इमोशन अटैचमेंट का कोई मतलब नहीं, खासकर जब सामने वाली बस बोझ बनी हुई हो। भागकर चेतन और वैभव फिलहाल वान लॉन्ग मॉल में छिपे हुए थे। वान लॉन्ग कॉम्प्लेक्स अब ज़ोंबी से भर चुका था, और ये कहना मुश्किल था कि आभा वापस वहां आएगी या नहीं। फिलहाल मॉल ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। चेतन ऐसा इंसान नहीं था जो ज्यादा इमोशनल हो। उसके लिए ये सब दुखद कम और उसके मर्द होने की इज्जत का सवाल ज्यादा था। ये ज़ोंबीज तूने कैसे करवाया? अब असली मुद्दा ये था। वैभव ने छुपाने की जरूरत नहीं समझी। हवा में वायरस फैला हुआ है। जो लाशें बर्फ में फेंकी गई थी, वे अब इन्फेक्शन का सोर्स बन चुकी हैं। और इतने दिनों से बिना मीट खाए बैठे लोगों को जब हड्डी वाली सूप मिलती है, तो कौन मना करेगा? मतलब तूने लाशों को पका के लोगों को खिला दिया। चेतन जितना भी हिम्मती हो, ये सुनकर उसका भी सिर चकरा गया। वैभव ने बस एक हल्की सी स्मिरक दी, जैसे कहना चाह रहा हो, एग्जैक्टली। चेतन ने जल्दी से अपना कोट कसकर लपेटा। लेकिन ये ज़ोंबीज पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। सही पकड़ा। जो लोग वायरस से संक्रमित लाशों का मांस खाते हैं, वो ज़ोंबी बनने के बाद एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। इसी थ्योरी को उसने 5 नंबर बिल्डिंग यूनिट 1 के अपार्टमेंट 901 में टेस्ट किया था। एक एक्सपेरिमेंट था जो सही साबित हुआ। इवॉल्व हुए ज़ोंबी सिर्फ पावरफुल नहीं थे, बल्कि उनका वायरस ट्रांसमिशन स्पीड भी तेज था। यानी अब वान लॉन्ग कॉम्प्लेक्स बहुत जल्द एक ज़ोंबी हब बनने वाला था। वापस जाने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मॉल में भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते थे। न जनरेटर था, न हीटर, न पानी, न खाना, बस इंतजार करो और मरो। चेतन ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, अब कहाँ जाएंगे? वैभव हल्का सा मुस्कुराया। जो जगह सबसे खतरनाक लगती है, वहीं सबसे सेफ होती है। कटारा कॉम्प्लेक्स। आभा जब वापस पहुंची तो नीचे दिशा मिल गई। फेस टू फेस ये पहली बार मिल रही थी। दिशा ने खुद को स्कार्फ और कैप से अच्छे से कवर किया हुआ था, बस आंखें नजर आ रही थी। लेकिन सिर्फ आंखों से भी पता चल रहा था कि वो खूबसूरत है। मिस आभा, मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में हेल्प के लिए। तुम? आभा को याद आया कि किस तरह दिशा ने पहले वेदांत को बचाने के लिए लकड़ी का डंडा उठाया था। हिम्मत तो थी, लेकिन बस इतनी ही। एक हाथ बढ़ेगा तो ताकत भी बढ़ेगी। मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। 5 नंबर बिल्डिंग यूनिट 1 में शिफ्ट होना चाहती हो? आभा सीधे मुद्दे पर आई। दिशा कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ। हर यूनिट की सिक्योरिटी खुद के लोग देख रहे थे, और बाकी यूनिट्स अब आभा की टीम को कॉपी करने लगे थे। दिशा 9 नंबर बिल्डिंग में रहती थी, काफी दूर। अगर उसे सिक्योरिटी में ही हेल्प करनी थी, तो वो अपनी बिल्डिंग की टीम में शामिल हो सकती थी। तो फिर आभा के पास क्यों आई? सोचकर बताऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। घर पहुंचकर आभा ने पहले वंदना को मैसेज किया, 9 नंबर बिल्डिंग के उन लोगों का अपडेट लेने के लिए जिन्होंने बताया था कि चेतन 8 नंबर यूनिट में गया था। वंदना का जवाब आया कि सबने कंफर्म किया था कि कोई यूनिट 8 में घुसा था, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं पाए। आभा ने टाइप किया, दिशा ने क्या कहा? वंदना, बाकियों की तरह वही कहानी। क्या वो ज्यादा सोच रही थी, या ये सच में कोई इत्तेफाक था? आभा ने मन में सोचा। रात को वंदना ने एक और मैसेज भेजा, आभा, दिशा की बैक स्टोरी निकाली है। क्या मिला? आभा को पहले से ही लग रहा था कि दिशा इतनी सीधी नहीं है। वंदना, दिशा बड़े घर से है। उसके डैड एक बायोटेक कंपनी के चेयरमैन हैं। बाहर पढ़ाई की है, और उनकी शादी वेदांत के परिवार से फिक्स थी। वेदांत?
अब कनेक्शन थोड़ा समझ में आने लगा था। आभा, ठीक है, नोटेड। फिलहाल ये मामला इतना सीरियस नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। कॉम्प्लेक्स में अचानक बढ़ते ज़ोंबीज। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया था या ये नेचुरल इवोल्यूशन था?